अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने आपको जैसे बताया था कि शायद अगले दिन लेक्चर को स्टार्ट करने में थोड़ा बहुत देर हो जाए और इसी तरह से खत्म करने में भी शायद थोड़ा बहुत देर हो जाए, क्योंकि आखिरी दिन होता है तो उसमें जरा ज्यादा बातें की जा रही होती हैं। तो कल आप लोगों ने कोशिश की कि हम चैप्टर 3 बहुत ज्यादा ना पढ़ सकें। जब हम अपने आज को खराब करते हैं तो हमारा कल ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है। तो कल कम पढ़ने की वजह से आज हमारे ऊपर थोड़ा सा ज्यादा लोड आ गया। खैर, जो ओवरऑल समझने समझाने वाली बातें थी कल हमने उस पर काफी काम कर लिया था। चैप्टर 3 को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना था और चैप्टर 3 खत्म होते साथ ही चैप्टर 4 में उतर जाना है। चैप्टर 4 बेचारा को बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है। चैप्टर 3 के बाद वो बेचारा चुटकियों में गुजर जाता है। तो इसलिए हम चैप्टर 3 पे फोकस करते हुए थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला चैप्टर 4 पे जाएंगे। वो अंडरस्टैंडिंग और क्रैमिंग वाली बात आप साथ साथ नोट कर रहे हैं ना चैप्टर 3 में, वो चीज बड़ी जरूरी है। आज डे एंड पे कुछ और बातें भी करेंगे कि छोटी छोटी सी नसीहतें, फिर वो जो एंड पे जो छोटी छोटी सी चीजें समराइज हुई भी आपके साथ शेयर होनी है, और जो मैंने आपको बताने की किताब में कहाँ कहाँ क्या है उसको देखेंगे और फिर जो है ना एक अच्छी इंशाल्लाह क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। हो जाए खतरों से टक्कर। नहीं जी, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। आपके 2 पसंदीदा कैरेक्टर्स के साथ डायरेक्टर को रिमूव कैसे किया जा सकता है, तो 2 आपकी पसंदीदा एग्जांपल्स मौजूद हैं। 2 तरह के लोग हैं, कुछ इनको चाहते हैं, कुछ उनको चाहते हैं, कुछ उनको चाहते हैं। तो बड़ी चुन के ना ऐसी तस्वीर ली जिसमें जो है ना कुछ नॉर्मल वेस्टकोट वाले भी लोग नजर आ रहे हो, कोई जो है वो खतरनाक लोग भी नजर आ रहे हो, और वो जो डायरी वाली तस्वीर ये तो मशहूर ही बड़ी हुई थी। ये तो लीडर हमारा तो वॉक भी ऐसे ग्रेस के साथ करता है। और फिर ये कोर्ट ने जो डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो डायरेक्टर को निकालते कैसे हैं? अब डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है लोगों के वोटों से, अवामी नुमाइंदा है। अब इसको कैसे निकाला जाए? इसको निकालने के 2 मशहूर तरीके हैं। या तो वो मेंबर्स जो जिससे मोहब्बत करते थे वही कह दें कि अब हमें इस बंदे से कोई लेना देना नहीं, उसके अगेंस्ट वोट कर दें, अदम इत्मीनान की तहरीक चला दें, और वो लोग, वो असेंबली मेंबरान जिन्होंने ही उसको सिलेक्ट किया था वही कहते हैं कि नहीं ये बंदा अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसको खत्म कर दिया जाए। दूसरा तरीका, कानून आपको डिस्क्वालीफाई कर दे। तो अगेन डायरेक्टर कैसे निकलता है? वैसे ही जैसे पाकिस्तान के वजीर आजम निकलते हैं, या कानून निकाल देता है या जो लाए होते हैं वही निकाल देते हैं। तो अब डायरेक्टर्स को जब निकालने की बात होगी तो एक तरीका ये है कि मेंबर्स को इकट्ठे होकर वोटिंग करनी है निकालने के लिए, और दूसरा तरीका ये कि कानून ने कुछ शर्तें बताई हुई, अगर वो शर्तें पूरी हो गई तो डायरेक्टर खुद ब खुद डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं ये वाले भाई की, रिमूवल वाले। मेंबर इकट्ठे होंगे, वोटिंग करेंगे और वोट करके वो कहेंगे जी हमने इस डायरेक्टर को निकालना है। रेजोल्यूशन का नाम होगा रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। जो इस रेजोल्यूशन की फेवर में होंगे वो कहते हैं डायरेक्टर को निकाल दो, और जो इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट होंगे वो कहते हैं कि डायरेक्टर रहे, चलता रहे, मजा आएगा, अच्छे तरीके से मामला चलेगा। तो जो रेजोल्यूशन के अगेंस्ट है वो चाहते हैं डायरेक्टर बच जाए। ये वाहिद रेजोल्यूशन है जहां हम ये नहीं देख रहे कि कितने लोग वोट करेंगे तो रेजोल्यूशन पास होगी। हम यहाँ देखते हैं कि कितने लोग इसके अगेंस्ट हैं तो ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। इसके अगेंस्ट आने वाले लोगों का मतलब क्या है? चाहते हैं कि बच जाए। तो अगर डायरेक्टर को बचाने वाले खास लेवल तक लोग इकट्ठे हो गए तो डायरेक्टर को अपना मैंडेट मिल जाएगा, वो बच जाएगा। इलेक्टेड डायरेक्टर केस में वो मिनिमम नंबर ऑफ वोट जो पिछले इलेक्शन में नहीं तय हुए थे, जो कल हमने लाख वोट बनाए थे, अगर उतने वोट आज ही अपनी फेवर में ले ले तो कहेगा भाई इतने वोटों से तो कोई भी डायरेक्टर बन सकता है। तो आज भी अगर भाई मैं आया 7 लाख वोटों से था, अभी 7 लाख नहीं है मेरी पॉपुलैरिटी, लेकिन लाख तो है, उतनी तो है जितने से एक और बंदा भी डायरेक्टर बन के बैठा हुआ है। तो अगर डायरेक्टर को निकालने के लिए वोटिंग हो इलेक्टेड डायरेक्टर को, और वो अपनी फेवर में उतने वोट ले ले जितने पिछले इलेक्शन में सबसे कम कैंडिडेट को मिले थे, तो वो बच जाएगा। कैजुअल वैकेंसी हो या फर्स्ट डायरेक्टर हो, ये तो इलेक्शन लड़के नहीं आए, ये तो नॉमिनेशन से आए हैं, इनको एवरेज वोट लेने पड़ेंगे अपनी बका के लिए। हम देखेंगे पिछले इलेक्शन में कितने वोट पड़े थे टोटल, आज के सारे डायरेक्टर्स को उससे डिवाइड कर लेंगे। भाई एक कंपनी को बने 10-11 साल हो चुके हैं, एक डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई, दूसरे डायरेक्टर को हमने वहां पे बिठा दिया। अब लोग कहते हैं इस बंदे को निकालना, ये अच्छा बंदा नहीं है। अब वो बचेगा कैसे? अगर वो एवरेज वोट ले लेगा, वो तो वोटिंग से आया ही नहीं।
वो जिस वक्त आया था उससे इमीडिएट पहले एक इलेक्शन हुआ था, 1 साल सवा साल पहले। उस इलेक्शन में टोटल जो वोट पड़े थे वो पड़े थे 32 लाख। 32 लाख टोटल वोट पड़े थे, सब ने मिलके कास्ट किए थे डायरेक्टर्स के लिए। आज हमने देखा कि आज कितने डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉई फलाना फलाना सारे डायरेक्टर इकट्ठे किए तो पता ही लगा कि आज हमारे पास टोटल 16 डायरेक्टर्स हैं। अब हम एक फेक सिचुएशन क्रिएट करेंगे। अगर ये आज वाले 16 डायरेक्टर को सवा साल पीछे ले जाएं, इन्हीं 16 लोगों को इलेक्शन लड़वाएं सबको, तो हर बंदे को औसतन कितने वोट मिलेंगे? 2 लाख। तो अगर ये आज 2 लाख वोट अपनी फेवर में ले लेगा तो फिर ये नहीं निकाला जाएगा। तो फिर एक फार्मूला बनाते हैं, टोटल वोट्स अवेलेबल, जो कि नंबर ऑफ डायरेक्टर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर वाले फार्मूले से निकले थे पीछे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टाइम बीइंग। तो अगर सवाल हमें इलेक्शन वाले दिन के वोट देते तो ऊपर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे आज के डायरेक्टर से टोटल। और अगर सवाल हमें उस दिन का शेयर कैपिटल उस दिन की सीटें बता दे तो उन दो को मल्टीप्लाई करके टोटल वोट निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे आज के नंबर ऑफ डायरेक्टर से। याद रहेगा? तो डायरेक्टर को अगर आपने वोट से निकालना है तो वोट से निकालने में वो बच सकता है अगर वो मिनिमम वोट ले ले इलेक्टेड डायरेक्टर के केस में और एवरेज वोट ले ले फर्स्ट या कैजुअल के केस में। अब डायरेक्टर बाय लॉ खुद ब खुद कैसे निकाल दिया जाएगा? अगर ये 4-5 में से कोई एक बुरी हरकत कर बैठे। क्या क्या बुरी हरकतें हैं? अगर अपने आप को एब्सेंट कर ले बगैर बताए पिछली 3 लगातार मीटिंग से। अगर एक डायरेक्टर पिछली 3 लगातार मीटिंग्स अटेंड नहीं कर रहा और बता भी नहीं रहा, डायरेक्टर का क्या काम है? मीटिंग्स में आए, फैसले करे। अब एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने अपॉइंट किया इसलिए कि हमारी मीटिंग्स में आया करेगा। भाई सब एक मीटिंग में नहीं आए, चलो हो सकता है बहुत शदीद जरूरी काम पड़ गया हो, दूसरी में भी नहीं आया, तीसरी में भी नहीं आया, तो भाई ये कर क्या रहा है? अगर ये कंपनी की मीटिंग ही अटेंड नहीं कर सकता तो हमने इसको डायरेक्टर बनाया ही क्यों था? इसलिए नहीं आया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और 6 महीने के बेड रेस्ट पे वो, तो कम से कम लीव अपनी भेज दे, कंपनी को बता दे कि मेरे साथ ये मसला हुआ है। आ भी नहीं रहा, बता भी नहीं रहा। तो अगर एक डायरेक्टर लगातार 3 मीटिंग्स छोड़ दे बगैर लीव ऑफ एब्सेंस लिए तो लॉ खुद ब खुद उसे डिस्क्वालीफाई कर देगा, क्रैमिंग है। अगर इनएलिजिबल हो जाए, कंपनीज एक्ट ने जो एलिजिबिलिटीज बताई थी, अगर कोई इनएलिजिबिलिटीज में आ गई, अचानक से कन्विक्ट हो गया, अचानक से कोई गड़बड़ हो गई, निकाल दिया जाएगा। कोई एडिशनल ग्राउंड्स आप चाहें तो आप आर्टिकल्स में भी लिख सकते हैं। आर्टिकल्स में अगर कुछ लिख दिया कि ऐसा ऐसा करने पे डायरेक्टर निकाल दिया जाएगा तो वो भी निकाल दिया जाएगा। फिर वो डायरेक्टर या उसकी जिस फर्म में वो मौजूद है या कोई प्राइवेट कंपनी जिसका वो डायरेक्टर है, अगर इन दो में से कोई एक काम करे, लोन या गारंटी कंपनी से एक्सेप्ट कर ले लॉ की खिलाफ वर्जी करते वक्त। कंपनी लॉ ये कहता है कि आपने अगर डायरेक्टर को लोन देना है तो मेंबर से पूछ के लोन देना है। तो अगर बगैर मेंबर से पूछे उसने लोन ले लिया, निकाल दिया जाएगा। या उसने बगैर जनरल मीटिंग की अप्रूवल के, बगैर मेंबर्स की अप्रूवल के एक्सेप्ट कर लिया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये क्या था? वो जो अदर देन डायरेक्टर, उसको ओवर एंड अबव पैसे मिलेंगे, मैनेजर अकाउंट्स बना दिया आपने उसे और मेंबर से पूछा ही नहीं, तो वो खुद ब खुद निकाल दिया जाएगा। हाँ, मेंबर से पूछ के कर लें, कोई मसला नहीं। 3 एक्सेप्शंस हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव, लीगल एडवाइजर, टेक्निकल एडवाइजर। ये 3 बनने के लिए मेंबर की अप्रूवल नहीं चाहिए। इन 3 के अलावा कोई भी इजाफी सीट अगर आपको मिल रही है और मेंबर्स की इजाजत नहीं है तो इसका मतलब आपने गलत किया, आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये 5 डिस्क्वालिफिकेशंस आ गई, 5 ऐसी चीजें आ गई जिसपे इप्सो फैक्टो ऑफिस वेकेट कर देंगे। इप्सो फैक्टो लीगल टर्म, इसका मतलब है इस फैक्ट की वजह से। इप्सो, IPSO, फैक्टो, FACTO, इप्सो फैक्टो आप ऑफिस वेकेट कर देंगे, यानी बाय द फैक्ट इटसेल्फ आप ऑफिस वेकेट कर देंगे। हाई कि अपने पास पेपर में एक आध सवाल में इप्सो फैक्टो का वर्ड इस्तेमाल किया और लोग उस वर्ड पे गलाबाजियां खाते रह गए। तो डायरेक्टर शैल इप्सो फैक्टो सीज ऑफिस, अगर इन 5 में से कोई एक मसला हो जाए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बगैर इजाजत के ले लो, उन 3 के अलावा कोई लोन गारंटी एक्सेप्ट कर ले अप्रूवल के बगैर, मीटिंग्स छोड़ दे, इनएलिजिबल हो जाए, या आर्टिकल्स में कोई चीज डिफाइन हो वो खिलाफ वर्जी करे, इनमें से कुछ भी करेगा तो हम कहेंगे वो चला गया। डन। तो ये वाले 2 टॉपिक मेरी ख्वाहिश थी कि ये कल हम कवर कर चुके होते और आज फिर हमारे पास जरा ज्यादा मार्जिन था। अब हम आएंगे फजूल से बहुत सारे सेक्शंस। अब किताब डायरेक्टर्स की बहुत सारे मिसलेनियस रूल्स बताना चाह रही है, जल्दी से देखते हैं। वो कहते हैं डायरेक्टर्स की क्या पावर्स होंगी। डायरेक्टर वो तमाम पावर्स एक्सरसाइज करेंगे जो मेंबर्स को नहीं दी लॉ ने। अगर लॉ ने कहा ना ये स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर्स पास करेंगे, ये फलाना आर्टिकल्स में लिखा है ये काम मेंबर्स करेंगे, तो जो पावर मेंबर को मिली है वो डायरेक्टर को नहीं मिलेगी।
तो एक कंपनी चलाने की 100 पावर्स हैं और 11 पावर्स मेंबर्स के पास हैं, तो बाकी 89 पावर्स डायरेक्टर के पास। तो डायरेक्टर में एक्सरसाइज ऑल सच पावर जो लॉ ने खास तौर पे मेंबर्स के हवाले। तो कंपनी चलाने की जितनी भी पावर्स है उसमें से जो जो लॉ ने खास तौर पे कहा मेंबर्स करेंगे वो मेंबर्स करेंगे, और जहां लॉ खामोश है वो डायरेक्टर करेंगे। तो एक छोटी सी लिस्ट उन्होंने दे दी कि शेयर्स, डिबेंचर्स या रिडीमेबल कैपिटल इशू कर सकते हैं, मनी बोरो कर सकते हैं कंपनी के लिए, लोन्स दे सकते हैं कंपनी के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं सिंगल आइटम पे खास लिमिट से ऊपर के, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं एक खास लेवल से ऊपर के एसेट्स। अब ये जो लिमिट है आप इसको लिख दिएगा एज मे बी स्पेसिफाइड। प्रॉब्लम ये है कि आईकेएप की किताब इस वक्त पुरानी लिमिट बता रही है और नई लिमिट चेंज हो चुकी हुई है। तो आप कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर एक खास लेवल से ऊपर का, सेल एक खास लेवल से ऊपर की, किसी और कंपनी को टेक ओवर करना हो, अकाउंट्स अप्रूव करने हो, एम्प्लॉइज को बोनस देना हो, इंटरम डिविडेंड देना हो, किसी डायरेक्टर को इजाजत देनी हो कि कंपनी से ट्रांजैक्शन करे, मटेरियल अमाउंट्स के बैड डेट्स राइट ऑफ करने हो, इन्वेंटरी राइट ऑफ करनी हो, लीगल केसेस के टर्म सेट करने हो, या एनी अदर स्पेसिफाइड मैटर। ये तो हमेशा होता ही है ना, एनी अदर। तो एक लिस्ट सी दे दी कि ये है टिपिकल पावर डायरेक्टर्स की। अब अगेन यहाँ यू लिखा हुआ है, यानी आपने अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है। पेपर में खुदा ना खास्ता आ जाए तो आई बिलीव कि आप खुद से कुछ ना कुछ इसमें काम चला लेंगे, लेकिन अगली बारी को आपने याद करना है। 3 ऐसी पावर है जो बगैर मेंबर से पूछे डायरेक्टर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। वो 3 काम कौन से हैं? आप कंपनी को बेच नहीं सकते, कंपनी को लीज पे नहीं दे सकते, कंपनी का मेजर पोर्शन लीज पे नहीं दे सकते। मेजर पोर्शन का मतलब है जहां आपके 25% एसेट्स लगे हुए हो लेटेस्ट ऑडिटेड अकाउंट्स के मुताबिक। आप अपनी सब्सिडी नहीं बेच सकते, और किसी डायरेक्टर को दिया गया लोन आप माफ नहीं कर सकते, वेव नहीं कर सकते, रिलैक्स नहीं कर सकते। तो पीछे कुछ बातें लॉ ने मेंबर्स को दी होंगी, जो मेंबर्स को नहीं दी वो पावर्स किसके पास हैं? डायरेक्टर्स के पास। और ये 3 वो पावर्स हैं जो दोनों ने मिलके करनी है। ये पावर डायरेक्टर्स की है लेकिन विद अप्रूवल ऑफ मेंबर होगा। डायरेक्टर शैल नॉट एक्सेप्ट विद कंसेंट ऑफ जनरल मीटिंग, स्पेसिफिक हो या जनरल, और डू एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग। ये 3 तरह के काम आप बगैर मेंबर्स की मीटिंग से अप्रूवल लिए नहीं कर सकते। इसका मतलब दोनों की अप्रूवल चाहिए होगी। कंपनी या कंपनी का मेजर पोर्शन बेच देना, कंपनी की सब्सिडी बेच देना, या किसी डायरेक्टर को दिया गया लोन जो था उसमें कोई रिलैक्सेशन या माफ कर देना। लिस्टेड कंपनी अपना मेजर बिजनेस तब तक नहीं बेचेगी जब तक कि वो एक अल्टरनेट बिजनेस प्लान ना दे दे कि हाँ भाई हम लोग इस तरह से चलेंगे और इस तरह से किया जाएगा मामला। जो भी अप्रूवल इस सेक्शन के अंदर हुई है वो साल के लिए वैलिड है। साल के अंदर अगर वो चीज इंप्लीमेंट नहीं हुई तो फिर दोबारा मेंबर्स को बुलाना पड़ेगा, उनसे फिर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो पावर ऑफ डायरेक्टर्स का एक सेक्शन है जिसने डायरेक्टर्स की पावर्स बताई। फिर एक जनरल सेक्शन है सीधा सीधा सा बच्चों वाला, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, जिसमें बी लॉ वाली तरह की जनरल बातें, आर्टिकल्स के मुताबिक काम करेंगे, गुड फेथ में काम करेंगे, बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेंगे, रीजनेबल केयर से काम करेंगे, ऐसी सिचुएशन में नहीं आएंगे जहां कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, अनड्यू गेन एडवांटेज नहीं लेंगे, अपना ऑफिस किसी और को असाइन नहीं करेंगे। ये जनरल सी ड्यूटीज है। तो बस आपने इसको एक दफा मुस्कुराते पढ़ लेना है। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगर एससीसीपी कोई नया कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेके आए, एससीसीपी कहे कि अब डायरेक्टर्स तुम लोगों ने कंपनी चलाने के लिए इस कोड को या इन रूल्स को फॉलो करना है, तो जो वो रूल्स लेके आए होंगे हम उसको फॉलो करेंगे। डायरेक्टर्स की लायबिलिटी, अगर एक डायरेक्टर को लॉ ने लायबिलिटी दे दी है तो आर्टिकल या कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी के साथ आप ऐसी कोई प्रोविजन नहीं पास करेंगे जो एग्जेम्प्ट कर देगा किसी ऑफिसर या ऑडिटर को और या उसको इंडेमनिफाई कर देगा एक ऐसी लायबिलिटी जो उसके जिम्मे पड़नी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ने डिविडेंड नहीं दिया, क्या पेनल्टी है? कैद, जुर्माना, वो सारा। अब कंपनी वालों को तरस आ जाए कि यार खाता तो लगाता भी तो है, तो अब इसको माफ कर किया जाए, इसको किसी तरह से कंपनसेशन मिले। वो कंपनी वालों के सामने तकरीर करके मैं इतना अच्छा काम करता था, बस ये एक छोटी सी गलती तो की थी, एक छोटी सी घड़ी थी आगे पीछे हो गई, इसमें ऐसी क्या परेशानी वाली बात है, और लोग हो जाए इमोशनल। अब अगर लोग इमोशनल हो गए तो उसके बाद सब इकट्ठे उनने क्या काम करते, हमारी कंपनी है ना, मिल के करारदाद पास कर देते हैं कि हम इस बंदे का जुर्माना माफ कर रहे हैं। तो लॉ कहेगा तुम होते कौन हो, हमने जुर्माना लगाया है। कोई प्रोविजन आर्टिकल्स की, कोई कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, कोई भी ऐसी चीज वॉइड होगी जो एग्जेम्प्ट कर रही है किसी ऑफिसर, ऑडिटर या इस तरह के बंदे को जो लायबिलिटी उसके ऊपर इस लॉ ने लगाई है उससे माफ करने के लिए। तो उन्होंने कहा ये आप काम नहीं करेंगे, जो लॉ ने पेनल्टी लगाई है आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करके उसको माफ नहीं कर सकते। अच्छा ये भी नहीं कर सकते, अच्छा तुम जुर्माना दे दो हम तुम्हें वापस कर देंगे। एक एक्सेप्शन है, अगर एक लीगल केस चल रहा हो
और वहां साबित हो जाए कि कानूनी तौर पे साबित हो जाए कि वो बंदा गलती पे नहीं था। एक बंदे ने, उससे गलती हुई, उसको जनाब जुर्माना पड़ गया, मामला अदालत में गया, अदालत ने सारे सबूत वगैरह देखने के बाद हथौड़ा मार के कहा कि ये भाई साहब एक्यूज से आजाद हो गए हैं, अब इनकी कोई गिल्टी नहीं है, ये शरीफ आदमी थे, इन्होंने जो किया कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में किया। अगर कानून कह देगा कि ये सब सही था, तो अब अगर उस बंदे को कोई जुर्माना पड़ा होगा, उस बंदे को कोई नुकसान हुआ होगा या कंपनी की वजह से उसको पैसे देने पड़े होंगे, तो कंपनी अब उसको कंपनसेट करेगी। कंपनी में indemnify any such person against any liability incurred by him in defending any legal proceeding जिसमें जजमेंट उसकी फेवर में दी गई या साबित हो गया कि वो गिल्टी नहीं है। तो अगर साबित हो जाए कि वो बेचारा शरीफ आदमी था तो उसको कंपनसेशन मिल जाएगी, और अगर साबित ना हो तो फिर जुर्माना है। तो अगर फर्ज करें किसी ने एक दफा कह दिया है कि ये बंदा अब दोबारा कभी वजीर आजम नहीं बन सकता, तो कानून ने कह दिया वो नहीं बन सकता। लेकिन फर्ज करें एक और अदालत कह दे कि वो पिछला जुर्म गलत था और हम इसको आजाद करते हैं, अब ये बंदा फिर से वजीर आजम बन सकता है, तो फिर से वजीर आजम बन सकता है। सेम हमारा भी जो लीडर जेल में, उसको भी हो सकता है जब वो बाहर आए तो एक और कानून उठ के कहते हैं कि नहीं जी वो पिछले कानून ने इस तरह से कहा था, हम उसको आजाद करते हैं, तो फिर उसको उसी तरह से कंपनसेशन मिलेगी कि जी एक हमने मजलूम आदमी को, एक बेचारे बेगुनाह आदमी को हमने बिला वजह जेल में डाल दिया था। तो कानून ने खुद ही से मजाक भी उड़ाया और खुद ही से ये भी कह दिया कि अगर हम ही कह दें तो उसको माफी भी मिल जाएगी। तो हम कह दें तो तुम लोगों ने कुछ नहीं कहना, और हम माफ कर दें तो भी तुम लोगों ने कुछ नहीं कहना। लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर समझ आया? इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को प्रोटेक्शन मिल रही है यहाँ। हम कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसी भी किस्म का ये साबित कर दे लिस्टेड कंपनी में और गवर्नमेंट कंपनियों में कि मुझे नहीं पता था क्या चल रहा है। ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं क्या हर वक्त बैठे हैं कंपनी में? मीटिंग में आए और चले गए। अब अगर एक ऐसा फैसला हुआ और एक ऐसी एग्जीक्यूशन हुई जिसमें इनको पता ही नहीं है, तो अगर ये साबित कर दे कि ये हमारी राय के बगैर हुआ और ये मीटिंग के मिनट से साबित कर दे, प्रोसेस से बता दे, देखिए जी हमने तो इसके अगेंस्ट वोट किया था, तो उनको एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो लायबिलिटी वाला सेक्शन और उसकी एक्सेप्शन और एक ओवरऑल जनरल प्रोटेक्शन, जनरल रिलैक्सेशन इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को shall be held liable only for such act or omission which has occurred with his knowledge, जो कैसे साबित होगी? एट्रीब्यूटेबल थ्रू बोर्ड का प्रोसेस, कॉन्सेंट और वो सारी चीजें। डन। अभी चैप्टर जनरल मोटी मोटी बहुत सारी बातें कर रही है। प्रोसीडिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स किस तरह से होती हैं। बहुत टाइम नहीं था इनके पास, मुश्किल से एक सफे के अंदर उन्होंने सारी बातें की हैं। डायरेक्टर्स की मीटिंग का कोरम सिर्फ लिस्टेड में डिफाइंड है, बाकी में नहीं डिफाइंड। लिस्टेड में 4 या 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर विच एवर इज हायर। अगर कंपनी के 15 डायरेक्टर्स हैं तो 15 का 1/3 5 और 4 में से बड़ा 5, कम से कम 5 होगा कोरम। अगर 9 डायरेक्टर्स है 3 और 4 आपस में कंपेयर करेंगे तो 4। जब भी डेसिमल में जवाब आएगा आप नेक्स्ट इसको अपवर्ड करेंगे। अगर कहीं जवाब आए ना 5.25 डायरेक्टर्स, यानी कम से कम 5.25 का मतलब कि वो 5 नहीं है तो वो 6 हैं, ये हमेशा राउंड अप होगा। बाकी कंपनियों का उन्होंने कहा हम आर्टिकल्स में कोरम डिफाइन कर सकते हैं। डायरेक्टर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आए या ऑडियो वीडियो टूल से आए तो वो भी कोरम काउंट होगा। तो डायरेक्टर्स को ये खुल्लम खुल्ला इजाजत है कि वो टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। ये बात समझ आई? अगर इतने डायरेक्टर्स ही ना हो कि कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए मीटिंग हो सके, लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड में कोरम कितना है? हायर ऑफ 4 या 1/3। फर्ज करें इस लिस्टेड कंपनी में 8 डायरेक्टर्स थे, उन 8 में से 5 छोड़ के चले गए, कितने रह गए? मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं लिस्टेड में? 7 होते। ठीक है, और रह कितने गए? 3। अब इनको मीटिंग करनी है ताकि कैजुअल वैकेंसी फिल करें। मीटिंग की तो कोरम ही नहीं पूरा हुआ। कोरम कितना है? या 4 या 1/3। 3 का 1/3 1 और 4 में से ज्यादा बड़ा कौन है? 4। तो 4 बंदे इकट्ठे होंगे तो मीटिंग होगी, और बंदे हैं कितने? तो मीटिंग ही नहीं होगी। जब मीटिंग ही नहीं होगी तो कैजुअल वैकेंसी फिल नहीं होगी। तो उन्होंने कह दिया कि अगर एनफ डायरेक्टर नहीं है कि कोरम पूरा हो सके कैजुअल वैकेंसी के लिए, ऑल रिमेनिंग डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम। मान लिया जाएगा कि जितने बच गए वही कोरम है। याद रहेगी बात? पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर कम से कम हर क्वार्टर में एक दफा मिलेंगे।
तो मीटिंग्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बस इतनी सी बात की, कुछ रिपीटिंग बातें की हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं। याद है रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन? तो हमने कहा था कि अगर छोटी कंपनी है जिसमें 50 से कम मेंबर्स हैं तो वो ये काम कर सकते हैं, तो डायरेक्टर तो होते ही थोड़े से, डायरेक्टर ये काम हमेशा कर सकते हैं, हमेशा रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन हो सकती है। ये वही तस्वीर जिसका मैंने जिक्र किया था, जिसमें मैंने कहा था कि जी इसमें आपने ना खवातीन को हिजाब पहचाना है, तो उन्होंने सबको खवातीन बना दिया, फिर हिजाब पहना दिया। फिर मैंने कहा नहीं, कुछ मर्द भी होने चाहिए, कुछ खवातीन, और खवातीन ने हिजाब पहना हुआ, तो उन्होंने जो है ना कुछ मर्दों को भी हिजाब पहना दिया। तो 12 मतलब उसने अपनी तरफ से जो है ना वो तस्वीर को मुशर्रफ इस्लाम करने की कोशिश की। तो मैं इसका जिक्र कर रहा था, उस टाइम पे ना वो तस्वीर यहाँ पेश की थी, वो गलती से उधर डिस्कस हो रही थी। रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, ऐसी रेजोल्यूशन जो सर्कुलेशन से होती है, यानी कि आप खत भेजते हैं और उससे रेजोल्यूशन पास होती है। सारे वही अल्फाज हैं जो वहां लिखे हुए थे। इसी तरह से रिकॉर्ड ऑफ रेजोल्यूशन एंड मीटिंग ऑफ बोर्ड, वो जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग वाला सेक्शन था तकरीबन वही यहाँ पे पेस्ट है, सिर्फ 2 फर्क है। एक फर्क ये है कि 10 साल है संभाल के रखने की रिक्वायरमेंट, वहां कितनी थी? 20 साल। दूसरा 14 दिन के अंदर अंदर उनको वो मिल जाएंगे मिनट्स, वहां अप्लाई करते थे 7 दिन बाद और 7 दिन के अंदर मिलते थे। यहां अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सब लोगों को 14 दिन में मिल जाएगा। तो आपने ये सेक्शन बिल्कुल याद नहीं करना, इस पे टिक लगा देना, ये आपने वो याद किया हुआ, वही सेम बात है यहाँ। और ये वाले सेक्शन में भी आपने सिर्फ ये 2 नई बातें ध्यान में रखनी है, भले वो वाला सेक्शन कॉपी पेस्ट कर दें, ये 2 तब्दीलियां करके, तो ये वाला सेक्शन खुद ब खुद बन जाएगा। डन। हम देख रहे हैं डायरेक्टर्स के मिसलेनियस रूल्स। डायरेक्टर्स को जो मुख्तलिफ काम करने के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए पैसे मिलते हैं, वो कहां तय होंगे? एक स्केल सेट कर देंगे और आर्टिकल्स में लिख देंगे। तो अब जो हमने आर्टिकल्स में लिखा है उस तयशुदा रकम से ज्यादा पैसे नहीं देंगे। किसी भी डायरेक्टर को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने की जो पैसे हैं वो भी डायरेक्टर या जनरल मीटिंग ने जो आर्टिकल्स के मुताबिक तय किए उतने मिलेंगे। मीटिंग अटेंड करने के भी पैसे उस स्केल से ऊपर नहीं जाएंगे तो डायरेक्टर या कंपनी ने अपनी जनरल मीटिंग में एज पर आर्टिकल्स, इसका मतलब आप एज पर आर्टिकल्स रुपए पैसे तय कर देंगे, एक्स्ट्रा सर्विसेज के इतने पैसे, मीटिंग अटेंड करने के इतने पैसे। तो जो तय किए आर्टिकल्स के मुताबिक हम उसको क्रॉस नहीं करेंगे। देन डायरेक्टर्स की जो कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन है, अगर एक कंपनी के साथ डायरेक्टर ट्रांजैक्शन कर रहा है तो 2 तरह की ट्रांजैक्शन हो सकती है, कैश ट्रांजैक्शन और नॉन कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का रूल है बड़ा मजाइया, कंपनी के डायरेक्टर के साथ जो कैश ट्रांजैक्शन है वो कैश में नहीं होनी चाहिए, बैंकिंग चैनल से होनी चाहिए। तो बड़ा मजाकिया सा रूल है, कंपनी शैल एंश्योर दैट ऑल कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर आर कंडक्टेड ओनली थ्रू। तो पेपर में याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कि डायरेक्टर के साथ कैश ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होगी, बैंकिंग रूट से होगी। फिजिकल में ना हम पैसे देंगे डायरेक्टर को, ना डायरेक्टर से पैसे लेंगे। जब भी पैसों का लेन देन होगा कैसे होगा? बैंक के रूट से। अच्छा, अब नॉन कैश ट्रांजैक्शन, डायरेक्टर हमें कोई एसेट दे रहा है या डायरेक्टर कह रहा है मैं सर्विसेज दे रहा हूं, इसके अगेंस्ट मुझे शेयर्स दे दे। तो कंपनी डायरेक्टर को कोई चीज दे रही है अदर देन कैश, या डायरेक्टर कंपनी को कोई चीज दे रहा है अदर देन कैश, तो फिर कंफ्यूजन ये होगी कि उसकी वर्थ क्या है। डायरेक्टर कहता है मेरी गाड़ी ले लें, मुझे इतने शेयर्स दे दें। अब उस डायरेक्टर की गाड़ी की वैल्यू कितनी है? तो होगा ये कि हम ये ट्रांजैक्शन मेंबर्स के सामने रखेंगे, नोटिस में इस ट्रांजैक्शन का जिक्र करेंगे और इसकी वैल्यूएशन करवा लेंगे किसी एक्सपर्ट से, और एक्सपर्ट की रिपोर्ट साथ अटैच कर देंगे कि हाँ भाई ये डायरेक्टर के साथ ये हमारी ट्रांजैक्शन है, ये नॉन कैश है, तुम अप्रूव करोगे तो हम कर लेते हैं, और इसमें ये वैल्यू हमने नहीं, एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने वो की है। अनलेस प्रायर अप्रूवल इज अकॉर्डिंग इन रेजोल्यूशन ऑफ जनरल मीटिंग, आप कंपनी या होल्डिंग कंपनी इस तरह के अरेंजमेंट में नहीं आ सकते जिसमें डायरेक्टर ऑफ कंपनी, होल्डिंग सब्सिडियरी, एसोसिएट या कोई भी बंदा उससे कनेक्टेड एक्वायर और इज टू एक्वायर एसेट्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर कोई एसेट हमसे ले अदर देन कैश या रिवर्स, कंपनी एक्वायर करे या एक्वायर करने वाली है उससे कोई एसेट अदर देन कैश, तो जब भी अदर देन कैश कंपनी उससे करिए ट्रांजैक्शन, या वो तब तक नहीं होगा जब तक जनरल मीटिंग इजाजत ना दे दे। और नोटिस फॉर रेजोल्यूशन में आप पर्टिकुलर ऑफ अरेंजमेंट बताएंगे और वैल्यू ऑफ एसेट बताएंगे जो कि एक रजिस्टर वैल्यू ने आपको निकाल के दी होगी। डन। अभी मिसलेनियस छोटे छोटे रूल हैं, तेजी देखते चले जाते हैं। डायरेक्टर को लोन देना अलाउड नहीं है जब तक मेंबर्स इजाजत ना दे दें, और लिस्टेड कंपनी होगी तो आपको एससीसीपी से भी इजाजत लेनी होगी। तो लोन देना या डायरेक्टर की गारंटी देना कंपनी वालों को मना है, लेकिन अगर मेंबर्स कहें कि अच्छा आदमी है दे दो करें। अगर हम ओपन परमिशन लिख लेना कि हम हर डायरेक्टर को लोन दे सकते हैं,
तो फिर क्या होगा, गलत लोग लोन लेके और पैसे खराब कर देंगे। लेकिन हम कहेंगे लोन नहीं दिया जा सकता, तो वो जो अच्छे लोग हैं वो भी लोन नहीं ले सकेंगे। अब एक बंदा कंपनी के लिए सुबह शाम काम कर रहा है, कंपनी को उसने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की पे पहुंचा दिया है, मेहनत की है, एफर्ट की है, और उसके बाद उस बेचारे को अपनी जिंदगी में कोई मसला और उसको लोन चाहिए, और हम कहें नहीं भाई कंपनी लोन ने मना किया तुम्हें लोन नहीं देना, ये भी तो गलत है। तो इसलिए लोन देना ना देना अलाउड या डिसअलाउड नहीं है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स कहेंगे तो दे देंगे लोन, मेंबर नहीं कहेंगे तो नहीं देंगे। और लिस्टेड कंपनी में सीसीपी की भी अप्रूवल लेंगे। ये सब तब होगा जब कंपनी का मेन काम लोन लेना देना नहीं है। अगर कंपनी है ही बैंक जिसका कारोबार ही लोन लेना देना है, तो ठीक है, वो डायरेक्टर एक कस्टमर बन के लोन लेगा और जो उसके रूल्स हैं वो अदा करेगा। बाकी केसेस में ये वाली बात। डायरेक्टर से रिलेटेड आखिरी बात, डायरेक्टर्स के ऊपर दो तरह की रिस्ट्रिक्शन है। एक रिस्ट्रिक्शन है कि वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, कंपनी को ये इजाजत नहीं है कि वो किसी भी पर्पस के लिए कोई भी पॉलिटिकल किस्म की कंट्रीब्यूशन दे। अगर आप देखें तो अलग अलग कलर्स अलग अलग चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ईयर भी लिखा हुआ है। तो आप जो है वो, खैर ये तो चैट जीपीटी का इमेज है या शायद गूगल से इमेज उठाया हो गया हो, तो आप कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन हो। कंपनी अपने पैसों से किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगी, वरना कल को जब वो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में जाएगी और कोई और रूलिंग पार्टी बन के आएगा तो इस कंपनी का बहुत बुरा हो जाएगा। तो कंपनी अपने आप को किसी के साथ सियासी तौर पर एसोसिएट ना करे, नहीं तो ये सियासी जंग में कंपनी बेचारी खामखा रख दी जाएगी। दूसरा, गिफ्ट नहीं देंगे, मेंबर्स को मीटिंग में बुला के गिफ्ट नहीं देंगे। एक टाइम पे डायरेक्टर ने काम शुरू कर लिया था, मेंबर को बुलाते थे, मीटिंग में इलेक्शन भी होना होता था, और उनसे कहते थे आप लोग इतने अच्छे मेंबर्स हैं, सोचा कि आप लोग जो आए हो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे जो है ना गिफ्ट हैम्पर हो। अच्छी सी घड़ी दे दी, अच्छी सी टी शर्ट दे दी, जॉगर्स का सेट दे दिया, कंपनी को प्रोडक्ट दे दी। वो कहते थे यार ये बड़े अच्छे लोग हैं। फिर बात आती थी डायरेक्टर के इलेक्शन की। अब जब वो उनसे तोहफा तहफ लेके बैठे होते थे, तब जाहिर है जिसने कीमे वाले नान खाए हुए हैं वो फिर थोड़ा सा तो जो है ना हक अदा करेगा और वोट तो देने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से उनको मैनिपुलेट करते थे। तो कंपनी लॉ ने मना कर दिया, खबरदार आपने मेंबर्स को मीटिंग में किसी किस्म के गिफ्ट नहीं देने, आप उनको खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट किताब का सबसे बड़ा वाला चैप्टर, जिसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे तो हमेशा इजी रहेंगे। डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट और रिमूवल वाला प्रोसेस एक तरफ कर दें, और फिर मिसक्लेनियस रूल्स ऑफ डायरेक्टर दूसरी तरफ कर दें। और ये यू और सी आप साथ साथ ध्यान करते ही रहे हैं, क्योंकि यूसी पे तो आपका ध्यान रहता है। अगर यूसी कम हो गए तो फिर क्या बनेगा, आप तो वो गंशन नहीं खरीद सकेंगे। यूसी पबजी खेलने वाले लोग, यूसी वो करेंसी है जो पबजी में इस्तेमाल होती है जी, मैंने सुना है। हाँ, मैं रोब्लॉक्स खेलता हूँ, उसमें रोबॉक्स होते हैं, ठीक, रोब्लॉक्स मेरी बच्ची को पसंद है तो फिर जाहिर है उसका दिल रखने के लिए उसके साथ। तो बच्चों से एक दफा पे मैंने, जब मैं डिजिटल करेंसी बता रहा था क्लास में, तो फिर मैंने कहा जैसे वीडियो गेम में होती है, तो उन्होंने कहा हाँ सर जैसे पबजी में यूसी होते हैं। तो उस वक्त फिर यूसी पता लगा, अब इत्तेफाकन वो यू और सी मैच कर गया, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, सी फॉर क्रैमिंग। तो इसलिए मैंने कहा जैसे आपका यूसी पे ध्यान है कि वहां पे कितने आपके पास यूसी पड़े हुए हैं करेंसी में, तो इसी तरह से आपने यू और सी का ध्यान रखना है। लेकिन जी इधर आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव और अदर ऑफिसर। इस दफा भी एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर नजर आ रहा है, पर समझ नहीं आ रहा है इनमें से चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है और अदर ऑफिसर्स कौन है। खवातीन एक्साइटेड होकर कहेंगी कि दरमियान में खड़ी हुई चीफ एग्जीक्यूटिव होगी, यही होनी चाहिए, और बॉयज कहेंगे कि नहीं वो बूढ़ा हो गया तो इसलिए वो बैठा हुआ है। और देखिए ना जो बैठे होते हैं वो जरा ज्यादा मौजूद होते हैं, वो तो ये देखे ना वो सारे लोग खड़े हुए हैं तो ये भी खड़ी हुई है, तो हो सकता है पीछे पूरी ना आ रही हो तो ये थोड़ी सी आगे आ गई है। तो बहरहाल इस तरह की तस्वीर रखी है जिसमें ना दोनों जेंडर्स जो है बड़े खुश रहे हैं कि हाँ भाई जो है ना ये चीफ। तो ये अदर ऑफिसर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव और अदर ऑफिसर हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में डायरेक्टर्स के बारे में। ये चैप्टर हमें डायरेक्टर के अलावा कुछ लोगों का जिक्र बताता है। इसमें सबसे ज्यादा इस चैप्टर में चीफ एग्जीक्यूटिव की डिस्कशन है, उसके अलावा बहुत सारे ऑफिसर्स पे थोड़ी थोड़ी सी डिस्कशन है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होता है चीफ एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन के साथ। तो तस्वीर जैसे कि बता रही है कि वो पूरी कंपनी की बिसात सामने बिछी हुई है, टेक्नोलॉजी भी सामने है, और वो एक विजनरी पोजीशन पे एक बड़ी सी कुर्सी पे बैठा हुआ है और जो है ना सारे निजाम को चला रहा है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी का ऑल इन ऑल, एक ऐसा इंडिविजुअल हु सब्जेक्ट टू कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स इज इंटरेस्टेड विद होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द पावर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी।
एक ऐसा बंदा जो कि आप ये देखिए इसमें स्पेसिफिक वर्ब बहुत इस्तेमाल किया है। हम किसी बंदे को हाईलाइट करना चाहें हम कहते हैं द फलाना चीज, तो वो ये कहते हैं subject to the control and direction of the directors interested with the whole or substantially the whole of the power of management of the affair of the company। कितना दा लगाया डेफिनेशन में? डेफिनेशन दा लगा गई, इतना सारा दा। हाँ, तो इसने पंजाबी वाला दा जो है ना वो उन्होंने इंग्लिश में लगा दिया। तो चीफ एग्जीक्यूटिव वो है जो चबा चबा के बोल रहे हैं, जो उस कंपनी के सारे अफेयर्स की सारी मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहा है। देन इसमें डायरेक्टर भी हो सकता है, कोई और बंदा भी हो सकता है। इसका मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए जरूरी नहीं कि हम डायरेक्टर्स में से किसी को बनाएं, अपने एम्प्लॉइज में से भी किसी को बना सकते हैं। इवन किसी दूसरी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव तोड़ के ले आए, वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है। और एनी अदर पर्सन ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड और वेदर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और अदरवाइज, चाहे उसके साथ हमारा एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है चाहे नहीं है। तो ये एम्प्लॉय भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ये डायरेक्टर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जो शख्स जिस मर्जी नाम से कंपनी के सारे अफेयर्स को चलाता पाया जाए और डायरेक्टर्स के साथ मिलकर कंपनी को हेड कर रहा हो, वो कहलाएगा चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव अगर डायरेक्टर्स में से नहीं भी आया तो कानूनी तौर पे शैल बी डीम्ड टू बी डायरेक्टर। तभी तो डायरेक्टर्स की एलिजिबिलिटी में लिखा था कि चीफ एग्जीक्यूटिव अगर मेंबर हो नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा काम। तो आपने वहां ये नहीं पूछा कि सर हम पढ़ तो इनएलिजिबिलिटी डायरेक्टर की रहे हैं, ये चीफ एग्जीक्यूटिव बीच में कहां से आ गया। तो अगर ये डीम डायरेक्टर है तो समझे पूरा चैप्टर 3 इस पे भी अप्लाई कर गया। वो सारी पावर्स, वो सारी लायबिलिटीज, वो सारी शराइत, वो मिनिमम नंबर वाली शर्त, फलाना शर्त, वो सब इसके ऊपर भी अप्लाई करेगी। अगर एक बंदा इनएलिजिबल है डायरेक्टर बनने के लिए तो वो बंदा इनएलिजिबल चीफ। तो कई दफा आईकैप एक सिनेरियो बनाता है कि एक बंदा वो चीफ एग्जीक्यूटिव बनना चाह रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है चैप्टर 3 की, और हम चैप्टर 4 के तहत कहते हैं क्या प्रॉब्लम है, मसला ही कोई नहीं। तो अगर एक बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता। बोर्ड को रिपोर्ट करता और ये अपनी उस अथॉरिटी से जो बोर्ड ने दी उससे बाहर नहीं निकल सकता। चीफ एग्जीक्यूटिव अगर गवर्नमेंट का होगा तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट कौन बताएगा? गवर्नमेंट। तो चीफ एग्जीक्यूटिव में याद रखने जैसे वर्ड गवर्नमेंट आ जाए आपने साइड पे हो जाना है, कहना भाई आप जानो, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव जानो, जो टेन्योर रखना है, जो रूल्स रखने हैं, जो सेटअप करना है आप लोग बताओ। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन और बेसिक पॉइंट। ये कहां से आता है? फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव कहां से आता है? वो जो शुरू में जो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम जब चीजें लिख के और भेज रहे होते हैं, कंपनी को जमा करा रहे होते हैं रजिस्ट्रार के पास कंपनी की इंफॉर्मेशन, तो उस वक्त वो कंपनी के पहले डायरेक्टर्स का नाम देते हैं, उसी वक्त वो पहले चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम भी दे देते हैं कि ये होगा हमारा कंपनी का पहला चीफ एग्जीक्यूटिव। उसके पर्टिकुलर जमा कराते हैं, जिस दिन कंपनी बनती है उस दिन वो खुद ब खुद चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाएगा और उसकी लाइफ भी पहले डायरेक्टर्स की तरह कब तक है? फर्स्ट एजीएम तक। ऊपर की प्रोविजन नॉट स्टैंडिंग गवर्नमेंट शैल हैव द पावर टू अपॉइंट फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव। अब गवर्नमेंट अपने हाथ जहां गवर्नमेंट पावर में है तो चीफ एग्जीक्यूटिव के रूल गवर्नमेंट देखेगी। सादा कंपनियों में जहां हम इंसानों की हुकूमत है वहां ये रूल्स है। फिर सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि जो पिछला चीफ एग्जीक्यूटिव है वो नए चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंट होने तक इंतजार करता है। ये अपॉइंट कैसे होता है? जैसे हर 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं और डायरेक्टर्स चूज होते हैं। डायरेक्टर्स 14 दिनों में एक चीफ एग्जीक्यूटिव को चूज करते हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है, हम लोग पहले असेंबली मेंबरान को चूज करते हैं, फिर वो कुछ दिनों बाद वजीर आजम को चूज कर रहे होते हैं। तो मेंबर्स चूज करेंगे डायरेक्टर्स को और डायरेक्टर चूज करेंगे 14 दिनों के अंदर अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव को। इलेक्शन के 14 दिन, और अगर कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई तो उसके भी 14 दिन। यहां कैजुअल वैकेंसी फिल करना मैंडेटरी है। क्यों? ये एक ही बंदा है ना, वहां तो कई बंदे थे, एक बंदा चला गया तो खैर है। तो यहाँ पे हम इसकी टेन्योर है मैक्सिमम 3 इयर्स। रिटायरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव एलिजिबल है, वो दोबारा अपॉइंट हो सकता है। रिटायरिंग तब तक रहता है जब तक नया बंदा आके चार्ज नहीं संभाल लेता, अनलेस के आने वाले को वो आने नहीं दे रहा या उसको हमने खुद से निकाल दिया है। ऐसे केस में वो इंतजार नहीं करेगा। अगर कंपनी ने खुद से चीफ एग्जीक्यूटिव को निकाल दिया है तो अब वो नए बंदे को वेलकम नहीं करेगा। या अगर पुराना चीफ एग्जीक्यूटिव नए चीफ एग्जीक्यूटिव को आने नहीं दे रहा तो वहां उसको साइड पे कर देंगे। अदरवाइज जब एक नॉर्मल तरीके से विरासत मुंतकिल हो रही है तो एक पुराना चीफ एग्जीक्यूटिव वेट करेगा, नया चीफ एग्जीक्यूटिव आएगा, वो उसको चार्ज देगा और चला जाएगा। मतलब कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव की सीट खाली रखना अच्छी बात नहीं है। तो वो ये बताने की कोशिश करें। फेडरल गवर्नमेंट के केस में बस पढ़ना ही नहीं, जो भी होगा फेडरल गवर्नमेंट अपने तरीके से कर रही होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव की टर्म एंड अपॉइंटमेंट एलिजिबिलिटीज पहले से पढ़ी हुई ये सारी बातें। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट
कंपनी वाले अब जनरल मीटिंग में आर्टिकल्स के मुताबिक तय करेंगे, जिसको गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया उसको कौन सेट करेगा? गवर्नमेंट वाले। अगर एक बंदा एलिजिबल है डायरेक्टर बनने के लिए तो वो एलिजिबल बन जाएगा, ये बात हमने पहले से पढ़ी हुई थी। चीफ एग्जीक्यूटिव पब्लिक कंपनियों का जो है वहां एक एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन है। अगर एक कंपनी पब्लिक है, मैस लेवल पे काम कर रही है और उसका चीफ एग्जीक्यूटिव अचानक से वही कारोबार शुरू कर ले जो उस कंपनी का कारोबार है, या उसकी बीवी वो काम शुरू कर ले, या उसका शौहर वो वाला काम शुरू कर ले, तो वो इनएलिजिबल हो जाएंगे। अगर वो या उसका स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन, उनको प्रोहिबिटेड है कि वो ऐसे किसी बिजनेस में जो कंपनी के साथ कंपीट करता है वो नहीं आएंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो उसी दिन निकाल दिए जाएंगे। हाँ, एक चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट से पहले करता था अपना यही काम, और हम उसे ला ही इसलिए रहे हैं कि उसे ये काम बहुत अच्छा करना आता है, तो आए तो अपने कवायद बता दे मैं कब से ये काम कर रहा हूँ। अब कंपनी वाले मेंबर्स डिसाइड करें कि हाँ भाई ये बंदा ठीक है या नहीं है। तो अगर बिफोर अपॉइंटमेंट वो इस तरह का डील कर रहा होता था तो ही शैल डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ सच बिजनेस, उस बिजनेस की डिटेल दे देगा, मामला हल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा लॉ ने हमें नहीं बताया। तो चीफ एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड छोटी सी डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन है। आखिरी बात, चीफ एग्जीक्यूटिव को कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, ये देखें नाराज होकर उठ के चला गया, मेज के अंदर से चलता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब वो चैट जीपीटी, ये पुरानी तस्वीर है तो उस वक्त बहुत ज्यादा तेज नहीं हुआ था, अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना काम कर रहा था। अब आज के जमाने में तस्वीर बनाएंगे तो थोड़ी और अच्छी बेहतर बना देगा। तो चीफ एग्जीक्यूटिव को कैसे निकालेंगे? आपने जहन में 75% रखना है और 3 दफा बोलना है। डायरेक्टर्स ने निकालना है तो उनकी 3/4 तादाद, 3/4 एग्जैक्टली 75% होता है। अगर मेंबर्स ने निकालना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन, और ये कितने से होता था? 75%। और अगर गवर्नमेंट ने निकालना है तो तब निकाल सकते हैं जब 75% ऑफ वोटिंग राइट गवर्नमेंट के पास हो। तो आसान अल्फाज में चीफ एग्जीक्यूटिव को निकालने के लिए आपको 75% पावर चाहिए। गवर्नमेंट निकाले तो वो 75% की मेंबर हो, मेंबर्स निकाले तो स्पेशल रेजोल्यूशन हो, डायरेक्टर्स निकाले, अब डायरेक्टर में वोटिंग पावर तो होती नहीं, तो फिर तादाद का 3/4। तो 3/4 बोलूं या स्पेशल रेजोल्यूशन बोलूं या 75% बोलूं, इन तीनों का एक ही मतलब है, 75% तादाद या 75% मेजॉरिटी। क्लियर? सर ये चीज देखती है, अगर वो मेंबर भी हुआ और डायरेक्टर भी हुआ तो क्या वो पोल कर सकता है, यानी कि अपने वोटिंग कर सकता है? जी बिल्कुल। अब अगर चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो मेंबर भी है और चीफ एग्जीक्यूटिव भी है तो वो यहाँ स्पेशल रेजोल्यूशन में वोट भी कर सकता है। इंटरेस्टिंगली चूंकि वो डायरेक्टर भी है तो 3/4 वोटिंग है ना, इसमें भी वो खुद भी वोट कर रहा होता है। तो अगर 10 बंदे हैं और वो निकालना चाहते हैं तो 10 में से कम 7.5 कहेंगे तो निकलेगा। अब 7.5 तो कुछ नहीं होता, 8 कहेंगे तो निकलेगा, और एक खुद ये भी है तो ये तो नहीं कहेगा निकालो। सिर्फ 2 बंदे साथ मिला ले तो 10 बंदों के बोर्ड में सिर्फ 2 बंदे साथ मिला ले तो बच जाएगा। तो चीफ एग्जीक्यूटिव को निकालना आसान नहीं है, इसके लिए फिर जरूरत से ज्यादा स्पेशल करारदाद होती है। तो अगेन मैंने आपको रिमूवल ऑफ डायरेक्टर में जो तस्वीर दिखाई थी वो टेक्निकली गलत थी। वो डायरेक्टर रिमूव नहीं हुआ था, वो चीफ एग्जीक्यूटिव रिमूव हुआ था। वो नहीं, वो जो डायरी पकड़े हुए एक बंदा निकल रहा था। तो चीफ एग्जीक्यूटिव को निकालने के लिए सिंपल मेजोरिटी नहीं, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे हालात इतने खराब हो गए थे कि असेंबली की मेजोरिटी ने, एक बड़ी मेजोरिटी ने, जिसमें उसकी अपनी जमात के इतने सारे लोग थे, वोट पास कर दिया था कि ये छोड़ जाए। दुनिया बड़ी बेरहम है, जो कंधों पे बिठा के लेके आते हैं वो कंधों पे उठा के भी लेके जाते हैं। वाह, मैं तो बैठे बैठे शायरी कर रहा हूं। नोट किया जाए कैमरे वाले भाई, ये जो है ना ये बस अमर हो जाएगा। अच्छा जी, अगले लेवल पे जाते हैं। चेयरमैन। टाइम कम था किताब के पास तो किताब ने चेयरमैन पे बस जनरल बातें कर दी। लिस्टेड कंपनी में चेयरमैन होना जरूरी है, बाकी कंपनियों में हो ना हो खैर है, कोई मसला नहीं। लिस्टेड कंपनी में एक चेयरमैन 14 जनों में उसी तरह से अपॉइंट करेंगे जैसे कि आपने चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किया था। चेयरमैन लीडरशिप ऑफ द बोर्ड के लिए वो होगा, वही बंदा जो मीटिंग्स को हेड कर रहा है ना। तो एक ऐसा सियाना बंदा लिस्टेड कंपनी में लाजमी होना चाहिए जो बोर्ड को हेड कर रहा हो। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये रिव्यू रिपोर्ट भी देता है। चेयरमैन उसी तरह से 3 साल के लिए आता है, लेकिन अगर पहले निकाल दिया जाए तो उसकी किस्मत। बोर्ड डिफाइन करेगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव के क्या काम होंगे और चेयरमैन के क्या काम होंगे, वरना क्या होगा, आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव के रोल्स अलग अलग किए जाएंगे। अब अगला अहम सवाल क्या, ये दोनों सेम बंदे हो सकते हैं या नहीं? जवाब है हो सकते हैं, अगर लॉ मना ना करे। एसईसीपी चाहे तो कुछ ऐसी कंपनियां बता दे जिसमें चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव शैल नॉट बी सेम,
इंडिविजुअल। अगर एससीसीपी कह देगा कुछ कंपनियों में तो वहां सेम इंडिविजुअल नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ दूसरा, ज्यादातर ये सेम ही होगा, एक ही बंदा दोनों काम कर रहा होगा। और अगर अलग अलग बंदे होंगे तो बोर्ड बता देगा जी चीफ एग्जीक्यूटिव ने क्या करना है और चेयरमैन है। चेयरमैन मीटिंग के बाद हेड करता है, जैसे स्पीकर नेशनल असेंबली के अंदर जब सेशन होता है तो स्पीकर उस वक्त हेड होता है, वो कहता है आप बोले हैं, आप बोले हैं, वो वजीर आजम को भी रोक सकता है बोलने से, उसका माइक भी बंद कर सकता है। लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म होगी वजीर आजम जाके चपेड़े चुपड़ करा देगा उसे। तो वजीर आजम ओवरऑल हेड है लेकिन मीटिंग का हेड स्पीकर है। तो इसी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव ओवरऑल हेड है लेकिन मीटिंग का हेड चेयरमैन है। बस ये उतना ही हेड है जितना वो हेड है। तो चेयरमैन एक छोटा सा, उसके बाद 2-3 और ऑफिसर का थोड़ा थोड़ा सा जिक्र किया। शेयर रजिस्ट्रार, लिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो आउटसोर्स करने पड़ते हैं। लिस्टेड कंपनी में दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों और कभी कभी लाखों लोग भी हो सकते हैं। तो लिस्टेड कंपनियों के पास इतना ज्यादा रश होता है, इतने सारे लोग कह रहे होते हैं मेरा ट्रांसफर कर दो, मुझे ऐसे कर दो, वैसे कर दो। तो लिस्टेड कंपनीज आर बाउंड कि उनको लाजमी एक सेपरेट इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार चाहिए। तो कंपनी की जो शेयर ट्रांसफर बुक है फिर आप उसे आउटसोर्स कर देते हैं। कंपनी वालों को मना होता है, वो उस बुक में एंट्री नहीं कर सकते। तो जिसने अपने शेयर ट्रांसफर करने हैं, प्लस माइनस करने हैं, वो उसको अप्लाई करेगा। कंपनी अपने नोटिसेस में जिक्र करेगा कि हमारे रिकॉर्ड्स हमारे शेयर रजिस्ट्रार के पास हैं, तो जिसने राब्ता करना है वो इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार को राब्ता करे। लिस्टेड कंपनी इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार को अपॉइंट करेगी, हैंडल कर दे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वगैरह को। शेयर रजिस्ट्रार का नाम नोटिस में भी डाल देंगे और जितनी भी एप्लीकेशन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की हैं वो चली जाएंगी किसको, शेयर रजिस्ट्रार को, इंस्टेड कंपनी। तो ये कुछ ऑफिसर्स के बारे में किताब थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाह रही है, उनमें से एक ये था। फिर कंपनी सेक्रेटरी, इसके जिम्मे क्या है, इसके जिम्मे कंपनी की लीगल मामलात को देखना है। वो जो पूरा हमने अभी तक लॉ में पढ़ा है, इतने दिन पहले नोटिस भेज दो, रिटर्न जमा करा दो, रजिस्ट्रार को बता दो, आर्टिकल्स की अमेंडमेंट, जो भी कॉर्पोरेट लॉ के अंदर ये सारे मामलात हैं, इनको कौन हैंडल करता है, कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी समझें कंपनी लॉ का ऑफिसर है, कंपनी लॉ के मामलात को देखने का। इसकी बहुत कंप्रीहेंसिव और डिटेल्ड डेफिनेशन है जिसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि क्या करता है, क्या करता है। एनी इंडिविजुअल अपॉइंटेड टू परफॉर्म सेक्रेटेरियल काम, सेक्रेटरी वो है जो सेक्रेटेरियल काम करता है। ऐसी जैसे पूछे टीचर कौन होता है, मैं कहूंगा टीचर वो होता है जो टीचरोरियल काम करता है, ठीक है। जज कौन होता है, जो जुडिशियल काम करता है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है। तो आप कहेंगे भाई वो इतना तो पता है, इस लफ्ज को समझाओ। तो एनी इंडिविजुअल अपॉइंटेड टू परफॉर्म, सेक्रेटरी वो है जो सेक्रेटरियल काम करता है। आपने कोई बात नहीं, आगे और डेफिनेशन है शायद बता दे। एंड अदर ड्यूटीज कस्टमरली परफॉर्म बाय कंपनी सेक्रेटरी, या कुछ और काम जो नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरी करता है। तो सेक्रेटरी सेक्रेटेरियल काम करता है या कुछ ऐसे काम करता है जो सेक्रेटरी करता है। एंड डिक्लेयर्ड एज सच, और जिसको कहा जाए कि तुम सेक्रेटरी हो। हैविंग सच क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज मे बी स्पेसिफाइड। तो कंपनी सेक्रेटरी वो शख्स है जिसको या तो आप कंपनी सेक्रेटरी कहें, या वो सेक्रेटेरियल काम करता हो, या जो वो करता हो वो वाले काम नॉर्मली। तो ये थी इसकी प्यारी सी डेफिनेशन। अब समझ नहीं आता, जब बताने कुछ नहीं है तो क्यों किताब में क्यों डाल रहा है। पब्लिक कंपनी लाजमी उनके पास कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, पोजेसिंग क्वालिफिकेशन एज मे बी स्पेसिफाइड। कुछ मूड नहीं है बताने का, सिर्फ इतनी सी बात। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग बोर्ड ऑन कंप्लायंस ऑफ कॉर्पोरेट लॉ एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलेवेंट रिकॉर्ड एंड रजिस्टर्स। डन। आखिरी ऑफिसर, सोल परचेज, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट। एक ऐसा शख्स जो पूरे पाकिस्तान के लिए अकेला आपने चूज कर लिया। वो देखें बेचारे नीचे खड़े हुए और ये अकेले को आपने सेलेक्ट कर लिया। इनकी आंखें बंद है, तालियां बजा रहे हैं, दिल में गालियां दे रहे हैं, ठीक है। माशरे की एक मुनाफिक रिप्रेजेंटेशन। तो हुआ क्या कि आपने एक बंदे को सोल एजेंट बना दिया। अब अगर पूरे पाकिस्तान में कोक की सारी बोतलें एक ही बंदे को मिलेंगे, तुमने पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करनी है, तो वो तो अरबपति बन जाएगा। नेस्ले पूरे पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन किसी एक कंपनी को दे दे, वेव्स वाले किसी एक को अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को सेल करने का काम दे दें, तो वो लोग तो अपनी फील्ड में मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे। तो एससीसीपी को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं सोल परचेज, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट मना है, सिरे से मना नहीं है, एससीसीपी से पूछे बगैर मना है। आप एससीसीपी से पूछें, अगर एससीसीपी को लगेगा इससे कोई मसला नहीं है
तो वो इजाजत दे देगा। तो पाकिस्तान में सोल परचेज यानी कि परचेज करने का अकेला बंदा, या सोल सेल सेल करने का, या डिस्ट्रीब्यूशन। तो सोल परचेज या सोल सेल या सोल डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट पाकिस्तान में आप SECP से पूछे बगैर अपॉइंट नहीं कर सकते। एक्सेप्शन क्या है, वो कंपनी जो मुल्क से बाहर है नॉर्मली उसको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, या वो बिजनेस जो बाहर से रन हो रहा है पाकिस्तान में उसको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, अनलेस मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस ऑफ सच कंपनी और पर्सन इज कंडक्टेड इन, अनलेस कि उनका मेन काम पाकिस्तान में हो रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि अब 3 तरह की बातें हो गई। नंबर 1, पाकिस्तानी कंपनी को सोल परचेज सेल एजेंट अपॉइंट करने के लिए हमेशा पूछना पड़ेगा SECP से। बाहर की कंपनी पाकिस्तान में थोड़ा सा काम कर रही है, इजाजत नहीं लेनी। बाहर की कंपनी पाकिस्तान में मेन ज्यादा काम कर रही है, इजाजत लेने की जरूरत है। और ज्यादा काम किसको कहते हैं, मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस। और मेजर को डिफाइन किया है, नहीं किया। तो जब नहीं डिफाइन किया तो मेजर का वही मतलब है आधे से ज्यादा। हम उसको समझ लेंगे तो बात बन जाएगी। कहानी कुछ समझ आई? तो ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन चूंकि ये इंपॉर्टेंट जोन में है तो ये ऑटोमेटिकली फायदा दे देता है, और कभी कभार इसमें से सवाल आ जाता है और मुफ्त में हमें नंबर मिल जाते हैं जी। अब इसमें क्रैमिंग बेस्ड चैप्टर तो है, लेकिन वो जो इनएलिजिबिलिटी वाला सवाल है ना, वो दिखने में लॉजिकल सा होता है, लेकिन वो होता स्ट्रेट फॉरवर्ड सही है। ठीक, अब हमने क्या करना है, आखिरी दिन वाली आखिरी बातें। चूंकि आपको मैंने कहा था कि हो सकता है मैं टाइम लगे, तो मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट भी है। बस मेरा माउस अच्छा चल गया ना तो सारे मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल ही आउट हो गया। कोई माउस है हमारे पास फिजिकल? तो इसका माउस बिल्कुल ही, आपका हाल ये तो नहीं? मेरी ना वो रात जब मैं स्लाइड्स पे काम कर रहा था तो एक स्लाइड बनी हुई थी जो उड़ गई और फिर टाइम जरा कम था। इसमें ना ये एक मूविंग वो थी, एक वीडियो थी जिसमें एक बच्चा लिख रहा होता था और उसकी किताब से धुएं निकल रहे होते थे। किताब के एंड ऑफ सेशन है, तो एंड ऑफ सेशन पे तो एक स्टूडेंट की ये हालात होते हैं कि वो बस मेहनत कर रहा है और जो है ना वो उसके कागज पे से धुएं निकल रहे हैं। सबसे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज मिथ ऑफ क्रैमिंग वर्सेस लॉजिक। नॉलेज बेस कितना आता है और एप्लीकेशन बेस कितना आता है, एक चीज आपने ध्यान में रख लेनी है, ये बी लॉ बिल्कुल भी नहीं है। इसको बी लॉ की तरह नहीं लेके चलना। इसके जवाब वकीलों वाले तरीके से नहीं देने कि जी लॉ इस तरह से कहता है, सिचुएशन इस तरह से है, मेरा जवाब ये है। यहाँ पे लॉ क्रैम करने की वैल्यू बहुत ज्यादा है। यहाँ सबसे ज्यादा सवाल टाइप 2 सवाल है। याद है टाइप 2 जो दिखते लॉजिकल है लेकिन वो असल में लॉजिकल नहीं होते। उससे कम सवाल हैं टाइप 1 जो सिर्फ रट्टा होते हैं, और सबसे कम सवाल हैं लॉजिकल। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिन्होंने लॉजिकल सवाल मले हुए हैं। फॉर एग्जांपल चैप्टर 10 मेजॉरिटी लॉजिकल, चैप्टर 8 काफी ज्यादा लॉजिकल। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिन्होंने कसम खाई हुई है कि लॉजिकल सवाल पूछना ही नहीं है। चैप्टर 12 प्योर रट्टे वाला, चैप्टर 11 फुल फ्लेज प्रॉपर रट्टा, चैप्टर 7 मेजॉरिटी रट्टा। कुछ चैप्टर का और मजा आ जाए, लेकिन किसी भी चैप्टर में अगर लॉजिकल सवाल भी हो तो जब आप उसे देखेंगे तो आपको पूरे चैप्टर के बाद पता लगेगा कि मुश्किल से 1 या 2 प्रॉपर लॉजिकल सवाल थे। तो ऐसे में ये जो तमाम चैप्टर्स आपके साथ होते रहे हैं, आपने इनके पास पेपर्स की वीडियो जरूर देखनी है। उस वीडियो में मैं फिर बैठ के हर चैप्टर के सवालों को कैटेगराइज कर रहा होता हूँ कि इसमें से टाइप 1 सवाल कितने हैं, टाइप 2 सवाल कितने हैं, 3 कितने हैं, फिर उसके ऊपर तबसरे कर रहा होता हूँ कि आपने सवाल करते हुए इस तरह से करना है। तो एक चीज जो बी लॉ के बाद हमारे जहन में आती है और हम डर गए होते हैं कि सी लॉ में बड़े लॉजिकल सवाल आते हैं। बहुत सारे बच्चे उनसे पूछे सी लॉ क्यों रहा, उन्होंने कहा जी बहुत लॉजिकल सवाल थे। वो लॉजिकल सवाल उस तरह वाले नहीं थे जिसका लॉजिकल जवाब देना है। हाँ, सवाल थोड़ा सा घूमा हुआ होता है, उसको पढ़ के समझ ना आए तो मामला खराब हो जाता है। और किसको समझ नहीं आती, जो सिलेबस थोड़ा सा छोड़ के किया हुआ होता है। सिलेबस ऑलरेडी बहुत छोटा है, इसमें मार्जिन नहीं है हमारे पास कि हम इसको छोड़े और इसको रिलैक्स करें। तो कोशिश ये करना है कि कोई चीज स्किप ना करें।
फिर भी बहुत मूड हो रहा हो तो 1 और 2 की प्रेफरेंस बाकी चैप्टर्स की निस्बत थोड़ी सी कम है, एनर्जी ज्यादा लेते हैं और उतनी अच्छी वेटेज नहीं देते, और उसके अंदर भी कुछ इंडिविजुअल टॉपिक हैं जो थोड़ी सी जरा ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये जब मिथ आपको समझ आती है तो उसके बाद फिर कुछ गिफ्ट्स हैं जो कि आपके पास जो किताब है उस किताब के एंड पे जहां नोट्स का पोर्शन खत्म होता है तो वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच हैं, और ये किताब मैंने आपको बताया था कि आपके पास नहीं भी है तो आप टी रूम से जाके ये किताब ले सकते हैं। पता नहीं बताया था, नहीं बताया था, बताया था शुरू में। अभी भी वो ऑप्शन उसी तरह से वैलिड है, टी रूम से जाके आप किताब ले सकते हैं। तो वो गिफ्ट बाय सर आतिफ अब्दी के नाम से कुछ छोटी छोटी सी वर्किंग जो कि याद करने से जिंदगी आसान हो जाती है। फॉर एग्जांपल वो तमाम प्लेसेस जहां स्पेशल रेजोल्यूशन हमारे सिलेबस में वो यहां लिखी हुई हैं। ये चैप्टर 2 वाली जगह है, ये उससे आगे के जो एडवांस चैप्टर्स हैं ये फिर यहाँ आपके चैप्टर 10 वाली जगह हैं, और ये चैप्टर 12 वाली जगह है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमने कैटेगरीज बना दी। ये एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस 9 में 2-3 तरह की चीजें इकट्ठी हुई हैं। इन 9 जगह के अलावा कभी स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं है। तो पेपर में क्या होता है कि आप सवाल लिखते हुए आप एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन थी या सादा वाली रेजोल्यूशन थी। तो इस लिस्ट को याद कर लेंगे, ये जब भी आएगा स्पेशल रेजोल्यूशन, इसके अलावा जब भी जहां लॉ खामोश है वहां ऑटोमेटिकली कौन सी रेजोल्यूशन होगी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होगी। फिर जब आप चैप्टर पढ़ते जाते हैं, तैयार करते जाते हैं, रटा मारते जाते हैं, तो पेपर में जाके ना लिखना होता है। जब लिखते हैं तो आपकी बहुत अच्छी राइटिंग नहीं होती। तो ऐसे में आइडियली मैं कहता हूँ कि हर चैप्टर के 3 सवाल लिख लेने चाहिए। तो बच्चे कई दफा कहते हैं कि सर आप ये तो कह रहे हैं 3 लिख ले, हमें वो भी नहीं समझ आ रहा कौन से 3। तो हर चैप्टर के कुछ बड़े अच्छे अच्छे सवालों की लिस्ट बनाई हुई है, हर चैप्टर की 3-3 सवाल। आपके पास किताब के एंड पे जो चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर के साथ ब्रैकेट में उसका रेफरेंस दिया हुआ होता है कि वो ऑटम 22 का क्वेश्चन 9 है, स्प्रिंग 16 का क्वेश्चन 6A है, स्प्रिंग 15 का फलाना है, ये सारे रेफरेंस दिए हुए हैं। तो हर चैप्टर के आगे उसके 3 प्री सिलेक्टेड सवाल दिए हुए हैं जो आई विश कि आप एक चैप्टर तैयार करने के बाद अगर देखना चाहें कि मेरी राइटिंग अच्छी है या नहीं, या राइटिंग इंप्रूव करना चाहें, तो दीज आर द क्वेश्चन जो कि आइडियली आपको राइटिंग में करने चाहिए। किताब के एंड पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। सिर्फ यहाँ पे मैं आपको एक दफा रिकैप दे रहा हूँ, तो आप किताब में भी देख सकते हैं, सॉफ्ट में भी मौजूद है, और ये स्लाइड भी आपके पास आई जाएगी। देन पेनल्टीज की लिस्ट चैप्टर बाय चैप्टर। चैप्टर 1 में एक जगह है पेनल्टी, चैप्टर 2 में इस जगह है, चैप्टर 3 में, चैप्टर 5 में, चैप्टर 6 में। हर चैप्टर में जो पेनल्टीज है उनके नाम वो क्या है, क्या ऑफेंस करने पे और कितनी पेनल्टी है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह से करके। तो एक पेनल्टी की लिस्ट है जो चैप्टर वाइज बनी हुई है, और एक है जो पेनल्टी वाइज बनी हुई है। लेवल 1 इस जगह पे है, लेवल 1 प्लस पर्सनली लायबल इन 2 केसेस में लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में चैप्टर का रेफरेंस भी दिया हुआ है। फाइन इम्प्रिजनमेंट 3 जगह पे मौजूद है। पेनल्टी, खाली वर्ड पेनल्टी, जहां खाली पेनल्टी लिखा होता है उसका मतलब लेवल 1 पेनल्टी होता है, वो इन जगह पे लिखा हुआ है। लेवल 2 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ऐसी जगह जहां लेवल 2 है, और लेवल 3 सिर्फ एक जगह पे है। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि लेवल 3 वाली और ये याद कर ली जाए, तो उसके बाद जो है ना हम हर जगह पे आराम से लेवल 1 लिख सकते हैं। अगर आप देखिए तो ये असेंडिंग ऑर्डर में 6 9 10 11 और 12, इसका मतलब है एक लाइन ऑफ चैप्टर है जिसमें लेवल 2 तक तो पहुंचे ही नहीं हम। पहले 5 चैप्टर्स में लेवल 2 तक नहीं पहुंचे हम। फिर अगर आप आगे देखें तो 7 और 8, और 8 में डायरेक्ट हम लेवल 3 पे पहुंच रहे होते हैं, और फिर उसके बाद 9 10 11 12 तो इसमें कवर हो गए। तो इसका मतलब है कि चैप्टर 1 से लेके 5 तक कहीं पे भी लेवल 2 नहीं दिया हुआ। फिर 7 8 में लेवल 2 नहीं दिया हुआ। एक ये तरीका याद रखने का हो सकता है, और एक ये है कि सिर्फ लेवल 2 याद कर लें। जहां ये आए लेवल 2 लिख दें, जहां इसके अलावा कुछ भी आए लेवल 1 लिख दें, क्योंकि वो तो एक बहुत ही यूनिक केस है, सिर्फ एससीसीपी की कराई गई मीटिंग अगर नहीं हुई तो। और सिर्फ 3 ऐसे केसेस हैं जहां फाइन, पेनल्टी और दोनों इस तरह से दिया हुआ है। 2 चीजें आप लोगों को उस दिन याद आ रही थी, आपको याद आ रहा था डिविडेंड की पेमेंट वाला और रिलेटेड पार्टी वाला। एक याद नहीं आ रहा था, तो मैंने आपको हिंट दिया था कि भी हो सकता है हमने वो चैप्टर ना पढ़ा हो। तो अगर एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करता है, तो हमने कहा था ना पहले सजा, वो पहले कैद, बाद में फाइन, और इधर भी रुपए नहीं लिखे हुए। तो टेक्निकली 2 ही ऐसी जगह हैं जहां रुपए और इम्प्रिजनमेंट अलग से दी हुई है।
चूंकि सीलो में बहुत सारी चीजें याद करने की है तो फिर वो आपस में कंफ्यूज हो जाती हैं। फिर एक बड़ी मजे की वर्किंग है जो इधर नजर भी नहीं आ रही, सिर्फ स्मार्ट करके दिखाने के लिए, डेज। 7 दिन कहाँ कहाँ है, 10 वर्किंग डेज कहाँ है, 14 दिन कहाँ है, 15 दिन कहाँ कहाँ है, 21 दिन कहाँ है, 45 दिन कहाँ है। ये लिस्ट है जिसमें बैकवर्ड गिनती गिननी है, पीछे 7 दिन पहले, इतने दिन पहले। 30 दिन लॉ में कहाँ कहाँ है, आप ये देखें सबसे ज्यादा उन्होंने 30 दिन की बात की है। 60 दिन कहाँ है, 90 दिन कहाँ है, 120 दिन कहाँ है, 180 दिन कहाँ है, और इसके अलावा कहाँ उन्होंने थोड़ा सा और अदर टाइमलाइन बताई है कि इस डेट से इस डेट के दरमियान। तो जितनी भी किताब में तारीखें दी हुई हैं, इतने दिन उतने दिन पहले, इस तरह से वो अलग से एक सफे में सारी सम की हुई है। आपके पास किताब में ये डेट वाइज या तारीख वाइज इस तरह से अरेंज हुई हुई है। उसके बाद आता है सबसे बच्चों का फेवरेट सफा, जिसको देख के वो कुछ गलत मतलब बनाना चाहते हैं जो मैं नहीं चाहता। फाइनल रिवीजन प्लान आखिरी 1-2 दिन के लिए होता ही है कि जब आप बिल्कुल पेपर के करीब होते हैं और आपके पास एक आध छुट्टी होती है, कई दफा उतनी भी छुट्टी नहीं होती, तो फिर आप ये कहते हैं कि मैं पूरे सी लॉ को रिवाइज नहीं कर सकता, तो उस वक्त क्या करनी चाहिए, तो जो टॉपिक्स ऑफ इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस है हर चैप्टर के वो यहाँ लिस्ट डाउन हुए हुए। उस दिन कम टाइम है, सिर्फ इतने टॉपिक दोहरा लें। लेकिन अगर आज से बैठ के इसको देखें तो इसमें हर चैप्टर की स्ट्रेटेजी दी हुई है कि आपने सी लॉ को इस 1 महीने में अगर करना है तो आपने क्या करना है। चैप्टर 1 फास्ट स्किमिंग करनी है, तेजी से बस गुजारना है ऊपर ऊपर से। 3 टॉपिक इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, होल्डिंग सब्सिडी की डेफिनेशन, प्राइवेट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन, और नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन वाला टॉपिक। रेस्ट ऑफ द एरिया को आप तेजी से गुजार सकते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन ना लें। चैप्टर 2 फास्ट स्किमिंग है, लेकिन नेम्स, रजिस्टर्ड ऑफिस की चेंज और आर्टिकल्स, ये 3 यूनिट्स हैं जो बाकियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 रीड फुली प्लस सिलेक्टेड क्रैमिंग, पढ़ना सारा है, छोड़ना नहीं है, पढ़ना एक दफा सारा है, लेकिन ये सिलेक्टेड टॉपिक है जिनको क्रैम करना है। एलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, इलेक्शन का प्रोसेस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की पावर की वो 3 एक्सेप्शंस, लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, लोन टू डायरेक्टर, ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर। सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो कि क्रैमिंग करने हैं, बाकी कम से कम समझ लेना। अगर मैं कहूंगा सारा याद करना है तो आप भाग जाएंगे, आप कहेंगे जी हमसे इतनी हिम्मत नहीं हो रही, तो कम से कम इस तरह से। चैप्टर 4 समझना है, डेफिनेशन ऑफ सीईओ और रिमूवल ऑफ सीईओ ये याद रख लेना है। चैप्टर 5 समझ लेना है, वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट और ऑथराइज कैपिटल की चेंज के वो थोड़ा सा पोर्शन है वो याद कर लेना है। 6 समझ लेना है, टाइमलाइन को याद कर लेना है और सर्टिफिकेट की शर्तों को याद कर लेना है। 7 फुली समझ लेना है, लिस्ट ऑफ मॉर्गेज चार्जेस को रटा मार लेना है और रजिस्ट्रेशन पेमेंट के जो रूल्स हैं उनको याद रखना है। चैप्टर 8 वेरी गुड प्रिपरेशन, अभी तक ऐसी बात नहीं आई थी, वेरी गुड प्रिपरेशन प्लस क्रैमिंग। और जब आप इंडिविजुअल टॉपिक देखने जाते हैं तो आगे लिखा हुआ है कंप्लीट चैप्टर, आप कहते हैं गलती लगी होगी, ब्रैकेट में लिखा है आई रिपीट कंप्लीट चैप्टर। तो चैप्टर 8 पे कंप्रोमाइज नहीं है, बहुत अहम चैप्टर है और सारा ही जरूरी है, कोई इंडिविजुअल टॉपिक नहीं है, कभी भी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं वो, हर चीज ही अहम है वहां। चैप्टर 9 अंडरस्टैंड फुल करे और क्रैम भी फुल कर ले, है ही छोटा सा बेचारा 2 सफे का, उसमें क्या छोड़ना आपने। फिर भी इंडिविजुअल टॉपिक की अगर बात करें तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड की रिस्ट्रिक्शन और पेनल्टी, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 10 के साथ वेरी गुड प्रिपरेशन प्लस क्रैमिंग, वही कंप्लीट चैप्टर, आई रिपीट कंप्लीट चैप्टर। तो 8 और 10 इन दोनों के बारे में मैंने कहा है कि कंप्लीट चैप्टर और इसमें फर्दर इंडिविजुअल टॉपिक नहीं बताए। 11 गुड क्रैमिंग है, कंप्लीट चैप्टर इंपॉर्टेंट है लेकिन उसको रिपीट नहीं किया फिर बाद में, यानी अगर आप इसमें थोड़ी डंडी भी मार लें तो खैर है, लेकिन चैप्टर 10 के साथ या 8 के साथ किसी भी किस्म की बेमानी नहीं करनी। चैप्टर 12 गुड क्रैमिंग करनी है, अगेन गुड क्रैमिंग गिनती की 2-3 जगह पे, बाकी जगह अंडरस्टैंडिंग था, लेकिन 12 पे आके अच्छी क्रैमिंग करनी है और खासतौर पे 3 एरिया, सर्कमस्टांसेस फॉर वाइंडिंग अप, एप्लीकेंट फॉर वाइंडिंग अप और कंटेंट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड रिपोर्ट्स। नीचे जनरल बात लिखी है, चैप्टर 3 एंड 8 to 10 आर मच कोर ऑफ द पेपर। चैप्टर 3 और 8वें से लेके 12वें तक ये मेन गेम है, आपके पूरे सिलेबस का जो सबसे ज्यादा हॉट एरिया है वो ये है जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, 3 और 8 से लेके 12 तक। डोंट लीव चैप्टर 3। एक चीज जिससे मुझे हमेशा डर लगता है, लोग 3 को ऊपर छोड़ देते हैं कि ये तो नहीं हो रहा। एट अ मिनिमम अगर आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे मैं छोड़ दूं तो कम से कम ईमान का लोएस्ट दर्जा क्या है, सिर्फ इतने टॉपिक्स कर लिए जाए। कुछ बात समझ आई?
अब सोच रहे हैं कि 3:30 बज गए, शायद अब हमारी जो है ना वो निजात का वक्त आ गया हो। एक प्लान बनाना है, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है। प्लान के बगैर चलेंगे तो कभी भी मजा नहीं आएगा। अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। आपको पता हो कि मेरे अगले 3 दिन ये चैप्टर होना है, पहले दिन कागज पे एक इस तरह का प्लान बना ले और फिर उसको फॉलो करना है। अगर आप प्लान दिमाग में बनाएंगे तो वो बदलता रहेगा। आइडियली देयर मस्ट बी अ वेरी गुड प्लान जिसको आप साथ साथ फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, टिक लगा रहे हैं। कागज पे लिखी हुई चीज अगर आपने 22 तारीख को एक टॉपिक करना था, नहीं हुआ ना, तो वहां क्रॉस लगाना पड़ेगा, मैनुअली उसे आगे लिखना पड़ेगा, बुरा लगेगा। आंखों के सामने टारगेट होगा, जो दिमाग का टारगेट होता है हम दिमाग को खुद ही हौसला दे देते हैं। 5 दिन में सोचा था कम्पटी लॉ करूंगा, अगले दिन कुछ नहीं हुआ तो सोचा कोई बात नहीं 4 दिन में कम्पटी लॉ करूंगा। भाई एक दिन तो गम में भी रह जाता है ना कि हमारे बड़े जो है वो फाइनल हार क्यों गए, तो एक पूरा दिन उस गम में गुजर जाता है। हमें तो गम समेटने हैं ना। अब कोई भी कहीं भी कुछ भी हो जाए हम टेंशन में। तो प्लान करना है, फिर सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, सुकून भी करना है, ब्रेक्स भी करनी है। 50 मुनफरिद तरीके ब्रेक लेने के जो है ना इसमें दिए हुए हैं। 25 दिन के ऊपर अपना प्लान स्प्रेड करें और हर दिन 2 अलग अलग तरीकों से ब्रेक करें। हमेशा एक डिफरेंट तरीके से ब्रेक करें। ब्रेक शुड बी अ ब्रेक। ब्रेक ये नहीं होती जैसे मैं अभी ऑडिट की क्लास में ना 2 घंटे के सेशन के बीच में उनको 5, 7, 10 मिनट की ब्रेक देता हूँ, तो कुछ बच्चे वहीं बैठे रहते हैं उसी माहौल में। ब्रेक वो नहीं होती, बाहर निकले, सांस लें। तो अलग अलग तरीके हैं, यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें जो है वो आपको कोई फूल खरीद लिए, किसी दोस्त को कॉल कर ली, आपने जो है वो एक नैप ले ली, छोटी सी बुक रीड कर ली, मेडिटेट कर लिया, जमीन पे आलती पालती मार के बैठ गए, ठीक है, भाग लिए, खामोशी से बैठ के खाना खा लिया। मुझे सबसे अच्छा लगता है ये लाइट अ कैंडल। एक छोटी सी, आप पढ़ पढ़ के दिमाग कचरा हो गया, कुछ नहीं समझ आ रहा, एक छोटी सी मोमबत्ती लाके आपने सामने एक प्लेट में रखी, माचिस उसे जलाई, उसे आहिस्ता 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 बुझते बुझते देख रहे हैं, अंदर से कचरा निकलेगा, कैथारसिस होता है। आप माजी में चले जाते हैं, माजी में सारी अजीब अजीब सी गंदी फजूल बातें जो आपके साथ हुई हैं वो याद आती हैं, वो निकलना शुरू हो जाती हैं, आप इजी फील कर रहे होते हैं। उधर से वो मोमबत्ती बुझेगी, इधर आप आजाद हो चुके होंगे, आप बहुत रिलैक्स हो चुके होंगे। इसका एक दूसरा तरीका है, लेकिन वो जरा महंगा तरीका है और वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। समंदर किनारे पे बैठ के लहरों को अपनी तरफ आते हुए देखना और जाते हुए देखना, बड़े सुकून के साथ। तो समटाइम ना आप टाइम की कैद से आजाद होके एक एक्टिविटी इतने फोकस के साथ करते हैं कि आप जो है वो अपने सारे जो वो रिसाइकल बिन में कचरे छोटे मोटे इकट्ठे हुए होते हैं उनसे आजाद हो जाते हैं। इसके फौरन बाद जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आप इतना फ्रेश महसूस कर रहे होंगे। तो अगेन हर दफा हर दिन मोमबत्ती नहीं जला लेनी, तो हर दिन 2 अलग अलग तरीके से जो है ना वो आपने वो करना है, ब्रेक करना है। सिट इन द नेचर भी है, इसमें बहुत सारे तरीके हैं। ये आपको स्लाइड तो मिल जाएगी, तो आप इसमें से ना वो लिख लीजिएगा कि मैंने हर दिन कौन से 2 तरीके से वो करनी है ब्रेक। मॉक जरूर देना है। 3 घंटे की एक्टिविटी होती है, ये आपकी बॉडी एक्सरसाइज है। आप छोटे छोटे टेस्ट तो दे देते हैं, 3 घंटे तक इकट्ठे बैठ के लिखते हैं तो हाथ भी दुख रहा होता है, कमर भी दुख रही होती है। तो मॉक जरूर दें। 2 हफ्ते बाद यहाँ पे मॉक कंडक्ट हो रहा होगा इंशाल्लाह। जिस दिन आईकैप में ये वाला पेपर है उसके पूरे 14 दिन पहले, पूरे 2 हफ्ते पहले यहाँ पे उसी आईकैप वाले टाइम पे उसी तरह से मॉक हो रहा होगा। हम हमेशा आईकैप वाले पैटर्न पे, आईकैप वाले दिनों में, आईकैप वाले टाइम पे उस तरह से मॉक करते हैं जिसमें आपको आदत बने कि भाई 2 पेपर लगातार हैं तो क्या करना है, रात में सोना कब है, सुबह उठना कब है। एक पूरी फुल फ्लेज प्रैक्टिस है। सेल्फ असेसमेंट हो जाती है, बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है, राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस हो जाता है। 2 हफ्ते पहले आपको वीकनेस पता लग जाती है। बहुत सारे कॉलेजेस मॉक वगैरह कंडक्ट करते हैं, अवेलेबल करते हैं। जिसका मॉक मिले आप जरूर करें। हम लोग यहाँ एक प्रॉपर एक फ्री एक्टिविटी करवाते हैं और हमारे सैकड़ों लोग आके हर मतलब मॉक वाले दिन ये पूरा कॉलेज जो है ना मॉक सेंटर बना हुआ होता है। तो हर सब्जेक्ट में बड़ी ज्यादा आवाम आके मॉक दे रही होती है और अपने आप को असेस कर रही होती है। चाहे प्रिपेयर है या नहीं, फुल फ्लेज मॉक के लिए ट्राई जरूर करें। जितना आता है इतना ट्राई कर लें, कम से कम थोड़ी सी आदत डेवलप होती है। देन पेपर से पहले क्या करते हैं, पिछली रात नींद जरूर लेनी है। अच्छा ब्रेकफास्ट या सहरी, ये इसलिए लिखा है कि कभी पेपर रमजान में आ जाते हैं, कभी नहीं आते, तो अच्छा ब्रेकफास्ट करना है। पेपर में जाने से पहले आपका एनर्जी, आप कई दफा घबरा के कहते हैं टाइम नहीं है मैं बगैर नाश्ता किए चला जाऊं, एनर्जी ली हुई होती है तो आपकी बॉडी आपको ज्यादा, आपका दिमाग आपको जरा ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है। और खासतौर पर कई दफा कुछ लोग दही खा लेते हैं,
कई दफा कुछ लोग जो है वो अभी अदनान रशीद साहब जो है वो अक्सर अब बताते हैं कि जी मैं टॉफियां रख लेता था, साथ कैंडीज रख लेता था। तो हर बंदे की अपनी अपनी अप्रोच है, तो मैं इसलिए वो कोट किया कि आप देखेंगे एक सीनियर टीचर भी होता है तो वो भी इस पे शर्म महसूस नहीं करता कि आपको कहे कि मैं टॉफियां खा लेता था। आपने पेपर में परफॉर्म करना है, इररिलेवेंट है कि आपको देख के कोई क्या कहे कि यार ये अजीब सा आदमी है, क्या कर रहा है, ये बबल क्यों चबा रहा है, व्हाट्सएवर। आईकेप एग्जाम हॉल अच्छे टाइम से पहुंच जाए, 20-25 मिनट पहले पहुंच जाए। लोगों को आदत होती है कि वो आईकेप का टाइम मेजर करते हैं, फिर अपने घर से वहां तक का गूगल पे देखते हैं टाइम कितना है, फिर पूरा हिसाब किताब लगा के वो कहते हैं कि परफेक्टली मैं आज टाइम के तमाम कवानीन को फॉलो करते हुए परफेक्ट टाइम पे पहुंच जाऊंगा। रास्ते में एक सिग्नल लेट हो गया, पैनिक हो जाते हैं। थोड़ा सा कोई और मसला हो गया, कोई और अनसर्टेनिटी हो गई, अगर 7-8 मिनट लेट हो गए तो बाहर एग्जाम हॉल के पहुंचते हैं और घबराए हुए होते हैं। जल्दी से बाहर अपना रोल नंबर देखते हैं, अंदर भागते हैं और उस हॉल में ढूंढते हैं, बंदा वो जगह नहीं मिलती तो बाद में पता लगता है कि वो बाहर सही से नहीं पढ़ा था। फिर जल्दी से बाहर आते हैं, उसे पढ़ते हैं, या अपना कोई यार दोस्त बता देता है तुम्हारा तो साथ वाले हॉल में है। फिर हॉल में पहुंचते हैं, जब हॉल में पहुंच के अपनी सीट तक पहुंचते हैं तो आगे वाले ने अपनी कुर्सी पीछे की हुई होती है, पीछे वाले ने अपनी मेज आगे की हुई होती है, इतनी सी जगह होती है। ऐसे करके पूरा पेपर कर रहे होते हैं और रिजल्ट वाले दिन हमें ये नहीं पता होता कि हम इस वजह से नहीं फेल हुए कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं थी, हम इसलिए फेल हुए हैं कि हमें 20 मिनट पहले एग्जाम हॉल के बाहर पहुंचते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। टाइम से आए, अपनी सीट पे बैठे हैं, पेपर से पहले पानी का ग्लास पिए, इजी होके रिलैक्स होके बैठे हुए हो, मेज शेज आपने सेट कर ली अपने हिसाब से, कोई आप दुआएं पढ़ लें, कुछ और, रिलैक्स रहें। वो मेन डे है, वो दिन पैनिक करके काम खराब नहीं करना। बात समझ रहे हैं? रीडिंग टाइम में क्या करें, क्विकली देख सकें कि कितने टॉपिक हैं, किस किस सवाल किए हैं। कुछ मीडियम साइज लॉजिकल सवाल देख के बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना, प्रॉपर सीक्वेंस और टाइमलाइन डिफाइन कर लेना है। पहला सवाल कौन सा हो, दूसरा कौन सा, जो वो रीडिंग टाइम है आपने उसमें प्लानिंग ही करनी होती है मेनली। उसमें सवाल सॉल्व करने की तरफ बहुत ज्यादा तेज है ना, क्रैमिंग के क्वेश्चंस की तरफ पहले जाएं, लॉजिकल क्वेश्चंस की तरफ बाद में जाएं। रेलेवेंट नंबर आप लेफ्ट ऑफ क्वेश्चन पे लेड पेंसिल से लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लानिंग टाइम में आपने कहा ये 11 सवाल हैं, 3 घंटे हैं, अब मैं ये 5 सवाल जो रटे वाले हैं ये पहले करूंगा, उन पे लिख दिया कि 9 बजे, 9:15 बजे, 9:25 और इस तरह से करके फिर ये 10 बजे शुरू करूंगा ये सवाल और लिख दिया कि 10:15 पे खत्म कर दूंगा। ऊपर एक हार्ड कैप भी डाल दे कि 10:15 नहीं तो 10:20 पे खत्म कर दूंगा। अगर तो सवाल 10:15 तक पहुंच जाए तो कोशिश करें निकलने की, लेकिन अगर 10:20 हो गए जो हार्ड कैप है, फिर उस सवाल से चाहे आपको जितना मर्जी इश्क हो गया हो उससे बाहर निकले। होता क्या है, कई दफा एक सवाल जब हमें समझ आता है तो वो 1 या 2 नंबर लेने के लिए हम 15-20 मिनट लगा देते हैं। तो हर सवाल की कुछ अपर लोअर कैप्स जरूर सेट करें, वो अपने लेड पेंसिल से ऊपर लिखें ताकि आप उसको फॉलो करें। फिर एक बड़ी गलत आदत होती है 1.8 से मल्टीप्लाई करने की। क्योंकि हमें पता है 100 नंबर का पेपर है और 180 मिनट होते हैं, तो 5 नंबर का सवाल है, 1.8 से मल्टीप्लाई करें, 9 मिनट रखने चाहिए इसके लिए। ऐसा नहीं है, आपको 10 नंबर का रटे वाला सवाल आता है तो आप 10 मिनट में करके फारिग हो चुके होते हैं, 10 मिनट से भी कम में कर लेते हैं। और एक लॉजिकल सवाल है, पेचीदा है, 5 नंबर का, हो सकता है 25 मिनट लग जाए। तो इस फार्मूले पे ना आए। आपको जो बहुत अच्छे सवाल आते हैं और जिसको आप टाइम देना चाहते हैं, आप बेशक 2-2.5 मिनट देते हैं पर मार्क, कुछ सवालों को 1.8 भी देते हैं, और जो नहीं आते उनके लिए 1 मार्जिन रख लें। आप क्या करते हैं, आप सारे सवालों के लिए 1.8 का मार्जिन रखते हैं, तो अच्छे जो आते थे जहां से नंबर मिलते थे उन पे भी कम टाइम दिया। 2 सवाल है 6-6 नंबर के, एक मुझे बहुत अच्छा आता है और एक हल्का आता है, मैं इधर भी 10 मिनट दे रहा हूँ और उधर भी 10 मिनट दे रहा हूँ। इधर 10 मिनट देने से मैं 2 मिनट और देता था, 6 में से 5 ले लेता, और उधर जो 10 मिनट रखे हैं उसमें एक भी नहीं आना या शायद एक आ जाए। तो अच्छे सवालों को ये फार्मूले की कैद से बाहर निकाल लें। टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, नंबर मिल रहे हैं, नंबर लेने की कोशिश करें। क्या ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही हैं? ठीक है जी। तो इसमें फिर वो एंड पे वो जो बहुत बहुत शुक्रिया होता है, वो ये पीडीएफ है, पावर पॉइंट होते तो मैं उड़ा देता। ये 6 महीने पहले मैंने नॉलेज बैंक यहाँ पे डाला था कि जी एक हम इस तरह से वो शुरू कर रहे हैं जिसमें हम अच्छी अच्छी सी बातें जो है शेयर कर रहे होंगे, पिन दो नशा वाली बातें, तो इसको इग्नोर कर देंगे। पुरानी जो पीडीएफ थी, मैंने आपको बताया कि रात वो पावर पॉइंट रिकवर नहीं हो रही थी, तो फिर टाइम कम था तो हमने यही चला दिया। आपके पेशेंस का बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर वेरी थैंकफुल टू आईकेप फॉर प्रोवाइडिंग सच एन अपॉर्चुनिटी। अब जाहिर है, मतलब ये मैंने वो पावर पॉइंट को अपडेट नहीं कर सका, तो मैं आईकेप के लिए एक सेशन कर रहा था, तो मैंने वहां ये जुमला लिखा हुआ था, तो वो यहाँ पे पेस्ट हुआ है। तो ये पिछली दफा आईकेप के लिए हो रहा था, तो इसलिए वो फिर वही एज इट इज यहाँ पे भी चल गया। तो आईकेप का ही शुक्रिया, उसने आप जैसे बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे प्रोवाइड किए जो जो वो कर रहे थे।
और ये ईमेल एड्रेस आपके पास मौजूद है। तैयारी के दौरान कभी भी कोई सवाल नहीं समझ आ रहा, कंफ्यूजन, आप ईमेल लिख लें। बच्चे कहते हैं जी सर हमसे ईमेल नहीं लिखी जाती, तो मैं कहता हूँ व्हाट्सएप पे भी तो लिख ही लेते हैं ना। व्हाट्सएप की ऐप पे क्लिक करें, उतने ही टाइम पे जीमेल की ऐप पे क्लिक करें। व्हाट्सएप में एक बंदे का नाम सर्च करके उसे ढूंढते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, तो ईमेल में भी नाम लिख के, और आप उतना ही टाइम लगता है, सब कुछ वैसे ही है। लेकिन व्हाट्सएप में मेरे जैसे बंदे के लिए व्हाट्सएप बहुत आउट हो जाता है, वो बहुत ब्लॉटेड हो जाता है। 11,000 पता नहीं कितनी अनरीड चैट्स हैं और मैं उसे नहीं देख सकता। मुझे एक दिन में 700-800 अगर मैसेज आ जाएंगे तो वो डूब जाएंगे सारे मैसेज, और वो सारे ऊपर नीचे हो रहे होते हैं एक दूसरे की वजह से। ईमेल्स पे वो थोड़ा सा कैलकुलेटेड होता है, टाइटल सामने लिखा हुआ होता है तो इजी होता है, या फिर उसको किसी को फॉरवर्ड करना, उसके साथ कोई चीज अटैच करना या कुछ और जरा इजी हो जाता है। तो मैं ईमेल पे भरपूर अवेलेबल हूँ और व्हाट्सएप से ज्यादा फास्ट हूँ। तो डेली बेसिस पे इन दिनों मैं 2-3 दफा अपनी ईमेल्स देख के उसको क्लियर कर रहा होता हूँ। जिस बच्चे के जो सवाल आए हैं उसको जवाब दे रहा हूँ। कुछ नहीं समझ आ रहा, तस्वीर खींच के भेज दें, सर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, या तस्वीर में हाईलाइट करते हैं कि ये वाली बात क्या लिखी है, ये मुझे नहीं पता लग रही। तो कोशिश करें, आपको ऐसे मेंटोर्स, ऐसे टीचर्स मिले हुए हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। इसका फायदा उठाएं इससे पहले कि वो लोग आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएं, खो जाएं, और उसके बाद जो है ना वो जिस तरह से चलती हैं चीजें वैसी चल रही हो। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये क्रैश करके। कम दिनों में पूरे सिलेबस को खत्म करते हैं तो बड़ा मजा आता है और नजर आता है कि डूएबल है। अगर हमने 12 दिनों में इसको, एक दिन तो ओरिएंटेशन था, आज मैं इतनी सारी ये वाली बातें भी कर रहा हूँ, तो इफेक्टिवली हम लोगों ने तकरीबन 10.5 दिन पढ़ा है। तो 10.5 दिन में अगर हमने पूरे सिलेबस को कवर किया और सारी बातें डिस्कस की हैं, तो यस दिस इज डूएबल। बस आपने साथ देना है मेरे, और कोशिश ये करें कि अब चीजों को दोहराएं, लिखें, उन सवालों को लिख के करें, अच्छा प्लान बनाएं। तो बड़ा अच्छा क्रैश कोर्स रहा, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कंपनी लॉ के अंदर आप लोगों से दोबारा मुलाकात ना हो। आपसे वैसे दोबारा मुलाकात हो जाए, कॉर्पोरेट लॉ में फाइनल में हो जाए, ऑडिट में फाइनल में हो जाए, कैफ के ऑडिट में हो जाए, सस्टेनेबिलिटी के पेपर में हो जाए, एमएफए में मुलाकात हो जाए, लेकिन कंपनी लॉ, कैफ वाले कंपनी लॉ में दोबारा अल्लाह करे मुलाकात ना हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।